हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है उसका जो 8th क्लास का कंप्यूटर साइंस का पेपर है उसका पैटर्न क्या होगा। तो जो आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे आपको कंप्यूटर साइंस पेपर का पैटर्न दिखाई दे रहा है कि आपको जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है वो रिटर्न आएगा 40 मार्क्स का। 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होगी और 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा जो आपके फाइनल एग्जाम के बाद में होगा। इसमें आपको 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, बी और सी। जो सेक्शन ए है इसमें आपको 17 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के, जिसमें आपको आप देख सकते हैं एमसीक्यू, फिलअप, फुल फॉर्म्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्टकट कीज या जो वन वर्ड क्वेश्चन है वो आएंगे। उसके बाद जो सेक्शन बी है इसमें आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन होंगे टोटल 5, जिसमें 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी, आगे आपको बताता हूँ। और जो पार्ट सी है इसमें आपको बड़े क्वेश्चन आएंगे जो 4-4 नंबर के होंगे और आपको इसमें 2 क्वेश्चन जो है आपको करने होंगे। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 जो है इसमें आपको 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर हम चैप्टर 2 और 3 की बात करें, चैप्टर 2 में आपको 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इंटरनल चॉइस होगी और कोई एक क्वेश्चन करना होगा। इसी तरह चैप्टर 3 में आपको 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इंटरनल चॉइस होगी, एक क्वेश्चन करना है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। इससे आपको क्या हो गया कि आपने पेपर में सिर्फ सेकंड और थर्ड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं, बाकी किसी भी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस चैप्टर में से आपको सेकंड और थर्ड में से 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर चौथे चैप्टर की बात करें तो इसमें आपको 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। अगर फिफ्थ चैप्टर की बात करें तो फिफ्थ चैप्टर में आपको 1-1 मार्क्स के सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, ना ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ना ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और चैप्टर 6 की बात करें तो इसमें आपको 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे विद इंटरनल चॉइस, कोई एक क्वेश्चन करना जो आपको अच्छी तरह से आता है। और 7th चैप्टर जो कंप्यूटर जनरेशन है इसमें भी आपको 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। और अगर 8th चैप्टर की बात करें कंप्यूटर मेमोरीज की तो इसमें आपको 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे बैक एक्सरसाइज में से, और चैप्टर 3 में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे विद इंटरनल चॉइस, कोई एक क्वेश्चन करना है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है जो आपको बोर्ड को आएगा वो आपको ईजिली आप उसको सोल्व कर सकते हो। और आगे आपको बताता हूँ कि पेपर का जो पैटर्न है उसी को फॉलो करके जो चैप्टर आपका चैप्टर 1 से लेके 8 उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो क्वेश्चन है वो इजीली आप आसानी से उसको समझ सकते हो। आओ आगे देखते हैं। पहले बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश फॉन्ट कैन बी यूज टू टाइप इन पंजाबी। कि पंजाबी में टाइपिंग करने के लिए कौन सा फॉन्ट यूज होता है। इसकी ऑप्शन है अनमोल लिपि, रावी, जोए या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अगर आपने पंजाबी में टाइपिंग करनी है तो उसके लिए अनमोल लिपि, रावी, जोए इनमें से किसी भी फॉन्ट का प्रयोग कर सकते हो। नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिकोड। कि यूनिकोड की फुल फॉर्म क्या है। इसकी ऑप्शन है यूनियन कोड, यूनिफाइड कोड, यूनिवर्सल कोड या नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सल कोड। जैसे आपने कंप्यूटर में एरियल फॉन्ट देखा होगा, एरियल फॉन्ट एक यूनिवर्सल कोड है। इस फॉन्ट में टाइप किया डाटा आप किसी भी फोन पे, कंप्यूटर पे, टैब पे या आईफोन पे देख सकते हो। इसी तरह पंजाबी में भी एक यूनिकोड होता है, वो होता है रावी। मीन्स कि अगर आप कोई नॉर्मल अनमोल लिपि फॉन्ट जो है उसके फॉन्ट को कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ओपन करते हो, वहां पे अनमोल लिपि फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो फॉन्ट रीडेबल नहीं होंगे। बट जो यूनिकोड होते हैं ये किसी भी डिवाइस पे रीडेबल होते हैं, इनको आसानी से पढ़ सकते हो। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिकोड फॉन्ट फॉर टाइपिंग इन पंजाबी। कि इनमें से कौन सा फॉन्ट जो है यूनिकोड फॉन्ट है पंजाबी में टाइपिंग के लिए यूज होता है। तो इसके ऑप्शन है अनमोल लिपि, रावी, असीस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है रावी। कि जो रावी फॉन्ट है ये पंजाबी में टाइपिंग करने के लिए यूज होता है, जो यूनिकोड को सपोर्ट करता है। तो यूनिकोड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूनिकोड जो फॉन्ट है
ये हर तरह की डिवाइस में रीडेबल होता है, चाहे वो फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर में अवेलेबल हो या नहीं। अगर आप अनमोल लिपि की बात करो, अगर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में अनमोल लिपि फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो आप डाटा को रीड नहीं कर पाओगे, बट जो यूनिकोड फ़ॉन्ट होता है ये हर डिवाइस पे रीडेबल होता है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोनेटिक फॉन्ट फॉर टाइपिंग इन पंजाबी, कि इनमें से कौन सा फोनेटिक फॉन्ट पंजाबी में टाइपिंग के लिए यूज होता है। तो इसके ऑप्शन है अनमोल लिपि, रावी, असीस या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है अनमोल लिपि। फोनेटिक फॉन्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि फोनेटिक फॉन्ट वो हैं जो रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। मीन्स कि मान लो आपने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, एक से आवाज किसकी आ रही है, उड़ा या एड़ा, मतलब कि अगर आप छोटी ए प्रेस करोगे तो उड़ा आएगा, बड़ी ए प्रेस करोगे तो एड़ा आएगा। इस तरह ईडी, ई की आवाज आ रही है, एस से सस्सा, एच से हाहा, के से कक्का। तो मतलब ये आपका फोनेटिक फॉन्ट है। ये जो साउंड आपको इंग्लिश के अल्फाबेट से आ रही है वही साउंड वाला लेटर जो है अगर पंजाबी में साउंड दे रहा है तो उसको हम आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फोनेटिक फॉन्ट। नंबर 5, टू यूज नंबर पैड डैश शुड बी केप्ट ऑन, कि नंबर पैड को यूज करने के लिए कौन सी की ऑन होनी चाहिए। तो इसके ऑप्शन है नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है नम लॉक। नम लॉक आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको नम लॉक का सिग्नल नजर आ रहा है। अगर इसकी लाइट जल रही है तो इसका मतलब है कि नंबर काम करेंगे, और इसकी लाइट ऑफ है तो इसके ऊपर जो बाकी बटन बने हैं जैसे होम, अप एरो, पेज अप, लेफ्ट एरो, राइट एरो, एंड, डाउन एरो, पेज डाउन, डेल, इंसर्ट, ये बटन काम करेंगे। सो जो नम लॉक है ये नंबर पैड को ऑन ऑफ करने के काम आता है। आगे है ट्रू फॉल्स। तो पहला है फॉर टाइपिंग द कीबोर्ड इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन फॉर द लेफ्ट हैंड एंड वन फॉर द राइट। जब आप टाइपिंग करते हो तो कीबोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, लेफ्ट और राइट। ये बिल्कुल सही है कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो फिंगर की पोजीशन जो है लेफ्ट हैंड की लेफ्ट साइड वाले कीज पे होती है और राइट हैंड वाले की राइट साइड पे। सो ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, टच टाइपिंग इज ए टेक्निक बाय विच वी कैन लर्न टाइपिंग विद ऑल फिंगर्स व्हाइल लुकिंग एट कीबोर्ड। ये टच टाइपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कीबोर्ड को देख के सभी फिंगर्स के साथ टाइपिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, जबकि टच टाइपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जब हम टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड को नहीं देखते। नंबर 3, अनमोल लिपि फॉन्ट हेल्प अस टाइपिंग इन पंजाबी, कि जो अनमोल लिपि फॉन्ट है ये हमारी पंजाबी में टाइपिंग में मदद करता है। ये बिल्कुल ठीक है। पहले भी आपको बताया कि जो अनमोल लिपि है ये फोनेटिक फॉन्ट है। इसमें क्या है कि जो अक्षर में अल्फाबेट से जिसकी साउंड आ रही है उसी अल्फाबेट को हम टाइप कर सकते हैं। जैसे के की बात आ रही है, के मतलब कक्का, अगर शिफ्ट दबा के के करेंगे तो खक्खा। इस तरह म की आवाज किससे आ रही है, एम से, न की आ रही है एन से। इस तरह के लेटर जो होते हैं वो अनमोल लिपि में आसानी से टाइप कर सकते हैं। नंबर 4, वी यूज आवर लिटिल फिंगर फॉर द स्पेस बार, कि कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करने के लिए हम सबसे छोटी जो हमारी पिंकी फिंगर है, लिटिल फिंगर है, उसको यूज करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, जबकि स्पेस बार को प्रेस करने के लिए हम अंगूठे या थंब का इस्तेमाल करते हैं, ना कि लिटिल फिंगर का। फिफ्थ और लास्ट है शिफ्ट की यूज टू मूव डाउन टू ए न्यू लाइन, अगर आप नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहते हो तो उसके लिए शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, जबकि शिफ्ट की का प्रयोग किसके लिए होता है, अगर आप स्मॉल लेटर्स में टाइपिंग कर रहे हो, कैपिटल लेटर में करनी है तो शिफ्ट की दबा के जिस लेटर को प्रेस करोगे वो लेटर बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा आपको कीबोर्ड में ऊपर सेकंड रो में नंबर दिखाई देते हैं, 1 से लेके 1 2 3 अप टू 9 और 0 तक। उसके ऊपर आपको सिंबल नजर आते हैं जैसे एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज साइन, स्टार, ब्रैकेट। उनको प्रेस करने के लिए हम शिफ्ट की यूज करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए कौन सी की यूज होती है, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम एंटर की यूज करते हैं। तो व्हाट इज टच टाइपिंग, टच टाइपिंग क्या है। इट इज आल्सो कॉल्ड टच टाइप, इसको टच टाइप भी कहा जाता है। टच टाइपिंग इज अ स्टाइल ऑफ टाइपिंग, ये टाइपिंग करने का स्टाइल है
It is a technique by which we can learn typing with all fingers without looking at keyboard. कि टच टाइपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम टाइपिंग करना सीखते हैं सभी फिंगर्स को यूज करके बिना कीबोर्ड को देखे हुए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स यूज फॉर टाइपिंग इन पंजाबी? पंजाबी में टाइपिंग करने के लिए कौन कौन से फॉन्ट्स यूज होते हैं? सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स यूज फॉर टाइपिंग इन पंजाबी आर एज फॉलोइंग। नंबर 1 अनमोल लिपि, नंबर 2 असीस, नंबर 3 रावी एंड नंबर 4 जॉय। इन सभी में से जो सबसे आसान फॉन्ट है दैट इज अनमोल लिपि। अनमोल लिपि एक फोनेटिक फॉन्ट है। इसमें क्या होता है कि जो लेटर हम टाइप कर रहे हैं इंग्लिश में उसी से साउंड से मैच करते हुए लेटर जो है हम पंजाबी में टाइपिंग कर सकते हैं। अगर बात करें ए की तो ए में साउंड आ रही है ऊड़े और एड़े की। सो अगर हम ए प्रेस करते हैं तो ऊड़ा आएगा, बड़ा ए प्रेस करते हैं तो एड़ा आएगा, ई प्रेस करते हैं तो ईडी, एस प्रेस करते हैं तो स। इसी तरह मैक्सिमम कैरेक्टर जो है अनमोल लिपि में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू टाइप इन पंजाबी लैंग्वेज, कि पंजाबी लैंग्वेज में कैसे टाइप किया जा सकता है। सो बिफोर स्टार्ट टाइपिंग इन पंजाबी लैंग्वेज वी नीड टू सेलेक्ट द सूटेबल फॉन्ट फॉर टाइपिंग इन पंजाबी। कि पंजाबी में टाइपिंग करने से पहले आपको सूटेबल फॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, चाहे आप वर्ड में काम कर रहे हो, एक्सेल में कर रहे हो, पावर पॉइंट में कर रहे हो। देयर आर many Punjabi fonts such as Anmol Lipi, Ravi, Assis, Joy, etc. Anmol Lipi font is an easy Punjabi font to learn typing in Punjabi. कि अनमोल लिपि फॉन्ट सबसे आसान पंजाबी फॉन्ट है। और पंजाबी फॉन्ट जो हैं ये कंप्यूटर में या मोबाइल में पहले से अवेलेबल नहीं होते, इनको आपको नेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 3 फॉन्ट्स टू टाइप इन पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी में टाइपिंग के लिए कोई 3 फॉन्ट्स के नाम बताओ। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। नेम्स ऑफ पंजाबी फॉन्ट्स, नंबर 1 अनमोल लिपि, नंबर 2 असीस एंड नंबर 3 रावी। नाउन एज डैश। कि जो इंटरनेशनल नेटवर्क कंप्यूटर्स का है उसको क्या बोलते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं अर्पानेट, इंटरनेट, इंटरनेट या ईथरनेट। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट। कि जो नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जो नेटवर्क इंटरनेशनल है, जिसमें लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए या शेयरिंग के लिए, उसको बोलते हैं इंटरनेट। नंबर 2, ट्रिपल डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर। कि ट्रिपल डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, वाइड वर्ल्ड वेब या वेब वर्ल्ड वाइड। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में लगाते हैं जैसे www.google.com, www.facebook.com। जो www आ रहा है उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट पे अगर आपने काम करना है तो वो www के कारण ही पॉसिबल हुआ है। अगर www ना होता तो हम पब्लिकली इंटरनेट शायद यूज ना कर पाते। नंबर 3, ए डैश इज एन ऑनलाइन कन्वर्सेशन ओवर द इंटरनेट। मीन्स कि इंटरनेट पे हम ऑनलाइन आपस में कैसे बातचीत कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं ई कॉमर्स, चैटिंग, www या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है चैटिंग। कि चैटिंग की मदद से हम ऑनलाइन कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो व्हाट्सएप पे किसी से मैसेज में चैट कर रहे हैं, दैट इज चैटिंग। इसके अलावा मैसेंजर है, जैसे फेसबुक का मैसेंजर है, उस पर हम चैटिंग कर सकते हैं। आजकल हम सिंपल टेक्स्ट मैसेज की चैटिंग के अलावा ऑडियो चैट भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज के, और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। नंबर 4, डैश इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल्स। कि मेल भेजने का या लेटर भेजने का सबसे फास्ट रास्ता कौन सा है या मेथड कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं टेलीग्राम, लेटर्स, आईएसपी या ईमेल। तो इसका सही आंसर है ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल
फ्री में हमारे पास अवेलेबल होती है, जैसे gmail.com, rediff.com, yahoo.com। आपने नोट किया होगा कि जब आप एक नया फोन लेते हो तो प्ले स्टोर अगर आप चलाना चाहो तो प्ले स्टोर में आपको पूछता है कि अपनी ईमेल आईडी भरो। वो जो ईमेल आईडी है वो जीमेल या गूगल कंपनी की होनी चाहिए। उसके बाद जब आप जीमेल अकाउंट बनाते हो उसके बाद ही आपका प्ले स्टोर चल सकता है। तो जो जीमेल है वो रिक्वायर्ड है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। इसके अलावा आप मोबाइल में ऐप्स में जाके आपको जीमेल का ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ से आप अपनी जो ईमेल है वो भेज सकते हो, और अगर आपको किसी ने मेल भेजी है तो उसको आप चेक भी कर सकते हो। जो मेल आपने भेजी है वो सेंट वाले फ़ोल्डर में आ जाएँगी। जो मेल आपको आई है वो इनबॉक्स में आ जाएँगी, और अगर आपने किसी को मेल भेजनी है तो कंपोज़ बटन बना आता है। कंपोज़ पे क्लिक करके उस पर्सन का ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हो जिसको आप मेल भेजना चाहते हो। नंबर 5, डैश इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स ए कंप्यूटर विद टेलीफोन लाइन। उस डिवाइस का नाम बताओ जो हमारे कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो इसके ऑप्शन है मॉडेम, टेलीफोन वायर, माउस या मोबाइल। तो इसका सही आंसर है मॉडेम। मॉडेम एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस है जो इंटरनेट चलाने के काम आता है। जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल में सिम पड़ती है, हम नेट पैक डलवाते हैं नेट चलाने के लिए। अगर हम घर पे लैपटॉप पे नेट कनेक्ट करना चाहते हैं वायर्ड या ब्रॉडबैंड, या लैपटॉप पे मॉडेम का कनेक्शन, नेट का कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है वो मॉडेम होता है, जो हम घरों में यूज करते हैं, जो स्कूल्स की लैब में भी यूज होता है। तो इससे हम क्या है कि नेट चला सकते हैं अपने पीसी पे, लैपटॉप पे। अगर हमारा मॉडेम वाईफाई वाला है तो हम अपना वाईफाई ऑन करके पासवर्ड लगा के नेट चला सकते हैं। जो मॉडेम है, जो बताना चाहूंगा, ये दो शब्दों से बना है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। ये मॉडेम की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म्स। तो फर्स्ट है ट्रिपल डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं वेब ब्राउजर में तो उसकी स्टार्टिंग में हम क्या लगाते हैं, ट्रिपल डब्ल्यू। नंबर 2, ईमेल की फुल फॉर्म। ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की मदद से हम किसी को भी जिसका ईमेल एड्रेस है उसको मेल भेज सकते हैं। जैसे जीमेल में भी आप ईमेल भेज सकते हो, रेडिफ में, याहू में भी। नंबर 3, मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम एक डिवाइस है जो कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाने के काम आता है। जैसे मोबाइल में सिम डालते हैं नेट चलाने के लिए, उसी तरह अगर आपने कंप्यूटर पे नेट चलाना है तो उसके लिए आपने देखा लोगों ने घरों में मॉडेम लगाया होता है जिसकी मदद से वो नेट चलाते हैं, वायर्ड नेट भी चलाते हैं और वाईफाई भी यूज कर सकते हैं। नंबर 4, URL की फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको बोलते हैं यूआरएल, मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नंबर 5, आईएसपी। आईएसपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जिस कंपनी का हम नेट पैक यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या है, आईएसपी। जैसे हमारे फोन में मान लो जियो की सिम है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है या बीएसएनएल है, तो वो हमारा क्या हुआ, आईएसपी। नेक्स्ट है डीएसएल। सो डीएसएल की फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड स्पीड। मॉडेम होता क्या है, इसके टाइप्स और स्पीड के बारे में बताओ। मॉडेम इज एन इंटरनेट वर्किंग डिवाइस। कि मॉडेम एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस है जो इंटरनेट चलाने के काम आता है। हम घरों में या ऑफिस या स्कूल की लैब में यूज करते हैं। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। कि इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। कि मॉड्यूलेटर क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एंड डीमॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। और जो डीमॉड्यूलेटर है ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब समझाता हूँ कि मॉड्यूलेटर का मतलब क्या है। जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर एक क्या कह सकते हैं कि डिजिटल डिवाइस है, बट जब मॉडेम हम चलाते हैं तो मॉडेम के साथ टेलीफोन लाइन लगी होती है, लेकिन जो टेलीफोन लाइन है दैट इज एनालॉग। सो हम कह सकते हैं कि जब हमारे कंप्यूटर से डाटा टेलीफोन लाइन पे जाता है तो मॉड्यूलेटर क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद डीमॉड्यूलेटर क्या करता है कि जब दोबारा टेलीफोन लाइन से डाटा हमारे कंप्यूटर पे आता है तो वो डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, दोबारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आ गया टाइप्स ऑफ मॉडेम। मॉडेम दो तरह के होते हैं। नंबर 1, इंटरनल मॉडेम। दिस मॉडेम इज प्लेस्ड इनसाइड द सीपीयू। जो सीपीयू के अंदर लगा होता है। दिस मॉडेम कंज्यूम्स मोर पावर। ये
पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि जो सीपीयू के अंदर लगा होता है, जैसे हम कंप्यूटर ऑन करेंगे, जब तक सीपीयू ऑन रहेगा, कंप्यूटर ऑन रहेगा, तो जब भी पावर कंज्यूम करता जाएगा। इट्स स्पीड इज स्लोअर एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल मॉडेम। इसकी स्पीड जो है वो एक्सटर्नल मॉडेम से कम है, और ये आजकल काफी कम यूज होता है, और दिखने में जो ऐसा होता है जैसे आपको नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। नंबर 2, एक्सटर्नल मॉडेम्स। दिस मॉडेम इज प्लेस्ड आउटसाइड द सीपीयू, सीपीयू के बाहर लगा होता है, जैसे आप अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में देख सकते हो। दिस मॉडेम कंज्यूम्स लेस पावर, ये पावर कम कंज्यूम करता है कि उसके बाहर पावर स्विच लगा होता है, अगर आप इसको नहीं चलाना स्विच ऑफ कर सकते हो। इट्स स्पीड इज फास्ट एज कम्पेयर टू इंटरनल मॉडेम, इसकी इंटरनल मॉडेम से स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है, और ये देखने में कुछ ऐसा लगता है, इसमें जैसे एंटीना लगे हैं जो वाईफाई के लिए यूज होते हैं, जिससे वाईफाई की रेंज ज़्यादा हो जाती है। स्पीड ऑफ मॉडेम इज मेजर्ड इन फॉलोइंग यूनिट्स: बीपीएस बिट्स पर सेकंड, केबीपीएस किलो बिट्स पर सेकंड, और एमबीपीएस मेगाबिट्स पर सेकंड। जो बीपीएस वाला मॉडेम होगा उसकी स्पीड सबसे कम होगी, जो एमबीपीएस वाला उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। नंबर 2, एक्सप्लेन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट, कि इंटरनेट हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट आर एज फॉलोइंग: नंबर 1, वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज, इसकी मदद से हम सूचना और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। नंबर 2, वी कैन वॉच न्यूज ऑनलाइन, कि हम ऑनलाइन न्यूज भी देख सकते हैं। नंबर 3, इंटरनेट इज आल्सो यूज फॉर एंटरटेनमेंट, हम एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब है या गेम्स वगैरह खेलकर। नंबर 4, वी कैन सेंड मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल ईमेल और चैटिंग, जो पूरी दुनिया में हम कुछ सेकंड में ही मैसेज भेज सकते हैं, और मैसेज भेजने के हम ईमेल या चैटिंग यूज कर सकते हैं। ईमेल आप जीमेल पे भेज सकते हो, और चैटिंग के लिए व्हाट्सएप या मैसेंजर का यूज कर सकते हो। नंबर 5, वी कैन बुक ऑनलाइन टिकट्स ऑफ ट्रेन, फ्लाइट, बसेज और मूवीज, कि हम इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन टिकटें भी बुक करवा सकते हैं, चाहे ट्रेन की करानी है, फ्लाइट की करानी है, बस की करानी है या मूवी की करानी है, और इसकी जो पेमेंट है वो भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। नंबर 6, वी कैन डू ऑनलाइन स्टडी, लॉकडाउन में स्टूडेंट स्टडी ऑनलाइन की, जैसे आपने जूम पे करते हो, गूगल मीट पे करते हो, या कोई और ऐप जिसको आप यूज करते हो स्टडी के लिए। नंबर 3, व्हाट इज ईमेल, राइट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईमेल, की ईमेल होती क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। तो सबसे बात करते हैं ईमेल की। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट इज अ सर्विस ऑफ इंटरनेट, ये इंटरनेट की एक सर्विस है। विद द हेल्प ऑफ ईमेल वी कैन सेंड मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट वेरी हाई स्पीड, इसकी मदद से पूरी दुनिया में हम मैसेज भेज सकते हैं, इसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो फाइल्स, कि ईमेल की मदद से हम टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, और वीडियो फाइल्स भेज सकते हैं। जब आपने पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो फाइल्स भेजनी है तो साइज का ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारी मान लो जीमेल की बात करते हैं, जीमेल का जो साइज है दैट इज 20 MB, कि 20 MB से बड़ी फाइल नहीं भेज सकते, इसलिए ईमेल जो फ्री वाली है उसमें ये ख्याल आपने रखना है कि 20 MB से ऊपर साइज ना जाए, ईमेल नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल gmail.com, yahoo.com और rediff.com, ये कुछ ईमेल की एप्स है या वेबसाइट्स है। आगे है एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। नंबर 1, ईमेल्स आर डिलीवर्ड वेरी फास्ट, कि ईमेल बहुत फास्ट से डिलीवर होती है, जैसे ईमेल पहुंचेगी आपको मैसेज आ जाएगा, मैसेज सेंड। नंबर 2, ईमेल्स कैन सेंड एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर, ईमेल हम कहीं किसी भी टाइम और कहीं से भेज सकते हैं, हमारे 24/7 की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नंबर 3, ईमेल इज ए फ्री टूल, कि ईमेल एक फ्री टूल है, चाहे आप जीमेल यूज कर रहे हो, रेडिफ कर रहे हो, याहू कर रहे हो। नंबर 4, ईमेल इज इजी टू यूज, ईमेल यूज करनी बड़ी आसान है। अगर आपने किसी को ईमेल भेजनी है तो कंपोज बटन पे क्लिक करोगे, किसने आपको मेल भेजी है चेक करनी है तो इनबॉक्स में आ जाएंगी, जो आपने भेजी है तो वो सेंट वाले में आ जाएंगी, अगर आपने डिलीट करी है तो ट्रैश वाले फोल्डर में आ जाएंगी। सो ये एक यूजर फ्रेंडली है। नंबर 4, राइट ए नोट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, कि वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है। इट इज ऑल्सो नाउन एज दी वेब और W3, इसको वेब या W3 बोलते हैं। इट इज पार्ट ऑफ इंटरनेट, ये इंटरनेट का एक पार्ट है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, ये ऑनलाइन कंटेंट का एक नेटवर्क है। दिस कंटेंट इज फॉर्मेटेड इन HTML, जो वेब अपना कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का कंटेंट है वो सारा HTML में तैयार होता है, ये 10th में आपने पढ़ोगे आगे जाके।
इट वॉज डिजाइंड बाय टिम बर्नर्स ली इन 1991। टिम बर्नर्स ली ने 1991 में इसको तैयार किया था। नीचे इसकी फोटो नजर आ रही है। ट्रिपल डब्ल्यू वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट। इसकी मदद से हम जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द ट्रिपल डब्ल्यू कैन बी असेस्ड विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर्स की जो भी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब पे पड़ी है, ट्रिपल डब्ल्यू पे पड़ी है, उसको हम वेब ब्राउजर्स की मदद से देख सकते हैं। वेब ब्राउजर मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा वगैरह। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट, एक्सप्लेन ब्रीफली कि इंटरनेट हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। द मेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट आर एज फॉलोइंग। नंबर 1 ईमेल, इसके बारे में आपको पहले भी बताया है। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इट इज द सर्विस ऑफ इंटरनेट, ये इंटरनेट की सर्विस है। विद द हेल्प ऑफ ईमेल वी कैन सेंड मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट वेरी हाई स्पीड, काफी फास्ट स्पीड से भेज सकते हैं। rediff.com, gmail.com, yahoo.com, किसी भी ईमेल को हम यूज कर सकते हैं। नंबर 2 चैटिंग, विद द हेल्प ऑफ चैटिंग वी कैन डू टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो चैट ऑन द इंटरनेट। मतलब अगर आप सिंपल टाइप करके मैसेज भेजते हो, जहाँ वॉइस नोट भेजते हो या वीडियो कॉल करते हो, तो सारा किस में आ जाता है, चैटिंग में। टेक्स्ट मैसेज के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप कर भेजते हो, जो मैसेंजर यूज करते हो। ऑडियो के लिए आप क्या कर सकते हो, वॉइस कॉल व्हाट्सएप पे जैसे कर सकते हो, जो मैसेंजर पे कर सकते हो। वीडियो चैट जैसे वीडियो कॉल आप करते हो। नंबर 3 ई कॉमर्स, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, पहले भी इसके बारे में बताया। इट रेफर्स टू बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग इंटरनेट की, इंटरनेट की मदद से हम किसी चीज को अगर खरीदते हैं या बेचते हैं, दैट इज ई कॉमर्स। मान लो अमेजोन साइट है, फ्लिपकार्ट है, जहाँ मीशो साइट है। नंबर 4 सर्चिंग, टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड सर्चिंग और वेब सर्चिंग। जब इंटरनेट हम किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो उसको सर्चिंग बोलते हैं, वेब सर्चिंग बोलते हैं। सर्च इंजन आर यूज फॉर सर्चिंग, सर्चिंग के लिए सर्च इंजन यूज होते हैं। एग्जाम्पल गूगल.com, बिंग.com, आस्क.com, अल्टाविस्टा.com, लाइकोस.com, ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं, सर्च इंजन है जिनकी मदद से हम सर्चिंग कर सकते हैं। नंबर 5 फाइल डाउनलोडिंग, when we save file from internet to our computer then it is called file downloading। मीन्स कि अगर आप इंटरनेट से किसी फाइल को, इमेज को, वीडियो को अपने कंप्यूटर या मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे सेव करते हो, उसको बोलते हैं फाइल डाउनलोडिंग। इसके साथ एक होता है फाइल अपलोडिंग, when we send file from our computer to internet then it is called uploading। तो पहला क्वेश्चन है डैश मीन्स आवर कंप्यूटर इज रिसीविंग डाटा फ्रॉम द इंटरनेट, कि डैश का अर्थ है कि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से डाटा प्राप्त कर रहा है। इसके ऑप्शन है अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, सर्फिंग या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है डाउनलोडिंग। मान लो आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो, इंटरनेट से आप कोई फोटो डाउनलोड कर रहे हो, कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, जहाँ कुछ भी आप कॉपी कर रहे हो, तो दैट इज डाउनलोडिंग। जैसे आप व्हाट्सएप पे काम कर रहे हो, आपको व्हाट्सएप पे कोई फोटो भेजता है या कोई वीडियो भेजता है, नीचे डाउन एरो बनाता है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो वो फोटो आपकी गैलरी में स्टोर हो जाती है, तो दैट इज डाउनलोडिंग। इसी तरह जब आप नेट पे कुछ डालते हो उसको बोलते हैं अपलोडिंग। जैसे आप फेसबुक पे अपनी फोटोज डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे हो या व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हो अपना, तो उसको क्या बोलेंगे, अपलोडिंग। नंबर 2 द ओपनिंग पेज ऑफ ए वेबसाइट इज यूजुअली कॉल्ड डैश, कि वेबसाइट का जो ओपनिंग पेज है उसको क्या बोलते हैं। इसकी ऑप्शंस हैं होम पेज, वेब पेज, मेन पेज या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है होम पेज, कि जो कोई भी हमारी वेबसाइट है जब उसको हम ओपन करते हैं उसका जो सबसे पहले पेज खुलेगा उसको बोलेंगे होम पेज। नंबर 3 डैश इंडिकेट्स ए स्टेट ऑफ कनेक्टिविटी। इसके ऑप्शन हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन, इनलाइन या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑनलाइन, कि जब हम इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन। फोर्थ है डैश मीन्स टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मीन्स वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट टू सर्च फॉर द टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। जब हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे मूव करते हैं अपना कोई टॉपिक ढूंढने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसकी ऑप्शंस हैं वेब सर्चिंग, डाउनलोडिंग, वेब सर्फिंग या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है वेब सर्फिंग, कि जब आप इंटरनेट पे एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे मूव करते हो अपना कोई टॉपिक ढूंढने के लिए, तो उसको बोलते हैं वेब सर्फिंग। और अगर आप ऐसे ही नेट पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करना हो आपने, तो उसको बोलते हैं सर्चिंग।
और अगर आप ऐसे ही रैंडमली एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाते हो तो उसको बोलते हैं वेब सर्फिंग। नंबर 5, डैश इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स which allows consumers to directly buy goods or services from a seller over the internet using a web browser। कि वो क्या है, कौन सा व्यापार है या कॉमर्स है जिसमें जो कस्टमर है डायरेक्टली इंटरनेट पे वेब ब्राउजर का प्रयोग करके या ऐप का प्रयोग करके ऑनलाइन चीजें खरीद भी सकता है। तो इसकी ऑप्शन है नेट बैंकिंग, ईमेल, ऑनलाइन शॉपिंग या मोबाइल। तो इसका सही आंसर है ऑनलाइन शॉपिंग। की ऑनलाइन शॉपिंग की मदद से हम घर बैठे चीजें मंगवा सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अलग अलग वेबसाइट्स हैं, जैसे कि amazon.com, स्नैपडील, शॉपसी, फ्लिपकार्ट, मीशो, 1mg, ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं। इसकी पेमेंट हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। आगे हैं ट्रू फॉल्स। सो फर्स्ट है द रिजल्ट ऑफ एनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी कैन बी सीन ऑनलाइन, कि हम किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। अब ये बिल्कुल सही है। जैसे 8th क्लास का जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आता है pscb.ac.in वेबसाइट पे, चाहे 5th क्लास है चाहे 8th है 10th है +2 है, वो बच्चे अपना रोल नंबर डाल के अपनी पर्टिकुलर डाल के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसी तरह जो यूनिवर्सिटीज है, चाहे पीटीयू है, जीएनडीयू है, उनकी भी अपनी वेबसाइट्स हैं जिसपे उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। नंबर 2, ऑफलाइन मीन्स वी आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। की ऑफलाइन का मतलब है कि हम इंटरनेट के साथ जुड़े हैं, ये बिल्कुल गलत है। जबकि ऑफलाइन का मतलब होता है हम इंटरनेट के साथ नहीं जुड़े, ऑनलाइन का मतलब होता है हम इंटरनेट के साथ जुड़े हैं। नंबर 3, ए वेबसाइट हैज ओनली सिंगल वेब पेज। की वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक सिंगल वेब पेज होता है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि वेबसाइट के अंदर कई वेब पेजेस हो सकते हैं। नंबर 4, वेब सर्च इज द एक्ट ऑफ लुकिंग फॉर वेब पेजेस। की वेब सर्च का अर्थ है वेब पेजेस को देखना। तो ये बिल्कुल सही है कि आप सर्च इंजन का प्रयोग करते हो सर्चिंग के लिए, जैसे कि google.com। कि google.com के अंदर बैठ के आप कोई भी वेबसाइट वेब पेज सर्च कर सकते हो। नंबर 5, ईच वेबसाइट हैज इट्स ओन यूनिक वेबसाइट एड्रेस। हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक वेबसाइट एड्रेस होता है जिसको यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बिल्कुल सही है। जैसे www.google.com, facebook.com, instagram.com, और मैंने अभी आपको पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट बताई है कि www.pscb.ac.in। तो हम कह सकते हैं कि कभी भी दो वेबसाइट्स का सेम एड्रेस नहीं होता। सो हर वेबसाइट का एक यूनिक वेब एड्रेस होता है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला है ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर पेजेस ग्रुप्ड अंडर सम डोमेन इज कॉल्ड डैश। कि कुछ जो वेब पेजेस हैं किसी एक डोमेन के अंदर जो आते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेबसाइट। वेबसाइट आपको मैंने पहले भी बताई है, जैसे google.com, facebook.com, instagram.com, pscb.ac.in। तो इनके अंदर अलग अलग वेब पेजेस होते हैं, जब इनको हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, वेबसाइट। नंबर 2, डैश मीन्स नॉट कनेक्टेड विद इंटरनेट। की डैश का अर्थ है कि हम इंटरनेट के साथ नहीं जुड़े। तो इसका आंसर है ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब होता है कि हम इंटरनेट के साथ नहीं जुड़े हुए। नंबर 3, डैश टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग अस न्यू टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन टू कलेक्ट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें नए नए टूल्स प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। नंबर 4, बैंक्स दैट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ नेट बैंकिंग आर आल्सो नाउन एज डैश। कि वो बैंक हमें जो नेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं वर्चुअल बैंक्स या साइबर बैंक्स। आज का हर बैंक जो है नेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जो बैंक होते हैं वो लिमिटेड आवर्स के लिए होते हैं। मान लो सुबह 10 बजे बैंक खुले, शाम को 5 बजे बंद हो गई। अगर कस्टमर को 10 बजे से पहले या 5 बजे के बाद बैंक का कोई काम पड़ता है, कोई ट्रांजेक्शन करनी है, पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो वो कस्टमर क्या करेगा, नेट बैंकिंग की मदद से अपना काम कर सकता है। और हर जो बैंक है वो यूजर्स को वेबसाइट भी प्रोवाइड कर रहा है नेट बैंकिंग के लिए और एप्स भी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एसबीआई जोनो एसबीआई प्रोवाइड करता है। नंबर 5, वी कैन बाय गुड्स फ्रॉम होम यूजिंग डैश।
अगर हमें घर बैठे कोई चीजें खरीदनी है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो उसका आंसर है ऑनलाइन शॉपिंग। पहले बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग की अलग अलग वेबसाइट्स हैं और एप्स हैं जिसकी मदद से हम घर बैठे ही सामान मंगवा सकते हैं। इसकी पेमेंट हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इसकी जो पेमेंट है कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वेबसाइट्स आपको बताई है मैंने, जैसे amazon.com, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, शॉपसी, 1mg, मीशो.com आदि। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है। नीड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नंबर 1, बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, कि ऑफिस का कोई भी काम करने के लिए, कोई भी बिजनेस है या इंडस्ट्री है वो कंप्यूटर्स को जो आईटी को यूज करती है। नंबर 2, होम्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन होम्स फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, कि शिक्षा के लिए और सूचना का संचार करने के लिए आईटी घरों में यूज होती है। संचार का मतलब किसी को मैसेज भेजने, जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं या जीमेल से मेल भेजते हैं। नंबर 3, ट्रेनिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग पर्पज इन स्कूल्स और कॉलेजेस। इसके अलावा स्कूल्स में टीचर्स अगर और कॉलेजेस में अगर स्टाफ की कोई ट्रेनिंग करवानी है वो भी आईटी की मदद से करवाई जा सकती है। नंबर 4, एंटरटेनमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी यूज होती है। नंबर 5, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस में, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी आईटी का प्रयोग होता है। ये अलग अलग फील्ड हैं जहाँ पे आईटी का प्रयोग होता है, जैसे ई गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन। नंबर 2, राइट द स्टेप्स टू व्यू ऑनलाइन रिजल्ट, कि हमने मान लो कि अपना ऑनलाइन रिजल्ट देखना है, 8th का, 10th का, +2 का, जब बोर्ड की तरफ से डिक्लेयर होता है वो कैसे देखेंगे। द स्टेप्स टू व्यू द ऑनलाइन रिजल्ट आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, ओपन द वेब ब्राउजर। सबसे पहले हम वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, चाहे वो क्रोम है, मोजिला है, ओपेरा है, जहाँ एज है, जहाँ माइक है, जहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर है। नंबर 2, ऑन द एड्रेस बार टाइप द www.pscb.ac.in एंड प्रेस एंटर की, कि आपने ब्राउजर की एड्रेस बार पर जाकर ये एड्रेस टाइप करना है, www.pscb.ac.in, और एंटर की प्रेस कर देनी है। जब आप एंटर की प्रेस करोगे तो एक वेबसाइट खुल जाएगी, तो वहां पे जाके आपको एक रिजल्ट्स नाम का ऑप्शन नजर आएगा, वहां पे आपने क्लिक करना है। फोर्थ पॉइंट है नाउ क्लिक ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट लिंक, कि रिजल्ट ऑप्शन के अंदर अलग अलग तरह के लिंक होंगे, जैसे 5th क्लास का रिजल्ट, 8th का, 10th का, +2 का। उसके बाद ऐसी स्क्रीन एक नजर आएगी जिससे आपसे पूछेगा कि एंटर रोल नंबर। 5th पॉइंट एंटर रोल नंबर। 6th पॉइंट है क्लिक ऑन फाइंड रिजल्ट्स बटन, कि आपने फाइंड रिजल्ट्स बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइंड रिजल्ट्स बटन पे क्लिक करोगे द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, कि आपका जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। जब हम pscb.ac.in वेबसाइट खोलते हैं तो इस तरह की जो स्क्रीन है हमें नजर आएगी, जैसे यहाँ पे रिजल्ट्स लिखा आ रहा है। जैसे मैं रिजल्ट्स पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि रिजल्ट्स पे क्लिक करने के बाद हमारा जो रिजल्ट वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि रिजल्ट ऑफ प्राइमरी क्लासेस अक्टूबर 2021, ये 7/1/22 को रिजल्ट आया है प्राइमरी क्लासेस। देन सीनियर सेकेंडरी 17/12 को आया, मैट्रिक का 17/12। मीन्स कि ये जो रिजल्ट के लिंक्स हैं, ये रिजल्ट आपके जो लिंक है वो आपके सामने नजर आ रहे हैं। जिस भी लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो लिंक है, मैंने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रिजल्ट रिपेयर पे क्लिक किया है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि रिजल्ट कैसे शो होगा, उसके लिए मेरे पास उस क्लास का रोल नंबर चाहिए, उस बच्चे का रोल नंबर चाहिए जिसका रिजल्ट मैंने देखना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके रोल नंबर भरूंगा, फाइंड रिजल्ट बटन पे क्लिक करूंगा, तो वो क्या होगा, वो जो रिजल्ट है वो सामने नजर आ जाएगा। फिलहाल मेरे पास कोई रोल नंबर नहीं है, जो ऑलरेडी कोई मैंने पुराना रिजल्ट देखा हुआ है वो है। तो मतलब ये स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम जो हमारा रिजल्ट है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए नोट ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी, कि मोबाइल टेक्नोलॉजी पे एक नोट लिखो।
मोबाइल टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है ये भी आईटी का पार्ट है। इन मोबाइल फोन्स मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज कि मोबाइल फोन्स में मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज होती है। मोबाइल फोन इज आल्सो कॉल्ड सेल फोन, मोबाइल फोन को सेल फोन भी बोलते हैं। इट इज अ वायरलेस डिवाइस, ये एक वायरलेस डिवाइस है, मीन्स इसको कोई कनेक्शन नहीं चाहिए होता, ये हवा से सिग्नल कैच करता है। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन वी कैन कॉल एनीवेयर की कॉल कर सकते हैं, सेंड मैसेजेस मैसेज भेज सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं, पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, और इसके अलावा जो जो काम आप मोबाइल पे कर सकते हो वो इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो। तो इसमें जैसे फोटो में दिख रहा है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी हम क्या कर सकते हैं, उसमें वाईफाई यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ यूज कर सकते हैं, इसको लैपटॉप के साथ जोड़ सकते हैं, मीन्स ये अलग अलग काम है जो मोबाइल फोन पे करते हैं, वो इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है। इट इज पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, ये ई कॉमर्स का पार्ट है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जब हम कोई बिजनेस ऑनलाइन करते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से करते हैं, तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ई रिटेलिंग, इसको ई रिटेलिंग भी बोलते हैं। इट अलाउज अस टू बाय प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग इंटरनेट, इसका मतलब है कि हम इंटरनेट की मदद से जो चीजें हैं वो खरीद सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन बाय एनी प्रोडक्ट एट एनी टाइम फ्रॉम द होम, कि इसमें हम किसी भी समय जो प्रोडक्ट है खरीद सकते हैं। जैसे मार्केट, जो ऑफलाइन मार्केट है उसके पर्टिकुलर आवर्स होते हैं कि इतने घंटे के लिए मार्केट खुलेगी, बट हमारी जो ऑनलाइन मार्केट है ये 24/7 है, कि 24 घंटे और सातों के सातों दिन। द वेरियस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स आर amazon.com, flipkart.com, snapdeal.com, meesho.com, मीन्स ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ा आसान काम होता है कि आपने आइटम सर्च करनी है, उसके बाद आपने ऐड टू कार्ट कर देना है, उसके बाद पेमेंट करनी है, पेमेंट नहीं करनी कैश ऑन डिलीवरी कर दो, तो विद इन सम डेज जो आपका आइटम आपने ऑर्डर किया है वो घर पे पहुंच जाएगी। नंबर 5 क्वेश्चन, व्हाट इज नेट बैंकिंग कि नेट बैंकिंग होती क्या है, एक्सप्लेन। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग कि इसको इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं। नेट बैंकिंग इज अ फैसिलिटी ऑफर्ड बाय बैंक्स कि नेट बैंकिंग है, आजकल जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे नेशनलाइज बैंक हैं, नेट बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप बैंक में से जाके ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। नेट बैंकिंग अलाउज कस्टमर टू यूज बैंकिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट कि नेट बैंकिंग की मदद से जो कस्टमर है वो बैंक की सर्विसेज इंटरनेट की मदद से यूज करते हैं। इंटरनेट बैंक्स आर आल्सो कॉल्ड वेब बैंक्स और वर्चुअल बैंक्स, जो इंटरनेट बैंक्स हैं इनको वेब बैंक्स और वर्चुअल बैंक्स भी बोलते हैं। सो जो नेट बैंकिंग है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, एफडी आरडी खोल सकते हैं, एटीएम कार्ड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग लेना चाहते हो, आपके जहाँ पे बैंक का अकाउंट है वहाँ पे जाके नेट बैंकिंग के लिए डिमांड कर सकते हो, वो आपको किट देंगे, उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड होगा, वो 24 आवर में एक्टिवेट होने के बाद आप अपना पासवर्ड लगा सकते हो और जो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं वो आप घर बैठ के उनका लाभ ले सकते हो। आगे है साथ ही इसके फीचर्स ऑफ नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग के फीचर्स क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। नंबर 1, वी कैन चेक द अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन कि हमें बैंक की स्टेटमेंट लेने के लिए, कॉपी कंप्लीट करवाने के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर बैठ के अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे चेक कर सकते हैं। नंबर 2, वी कैन रिचार्ज द प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच, मीन्स कि इसकी मदद से हम अपने मोबाइल का रिचार्ज करा सकते हैं, जो हमारे डिश टीवी का रिचार्ज है वो भी करा सकते हैं। नंबर 3, वी कैन ऑर्डर फॉर ए चेकबुक, अगर हमारी चेकबुक खत्म हो गई है, न्यू चेकबुक ऑर्डर करना चाहते हैं, वो भी हम नेट बैंकिंग की मदद से कर सकते हैं। नंबर 4, वी कैन ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, इसके साथ साथ हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे सेम बैंक का अकाउंट है या किसी और बैंक का अकाउंट है। नंबर 5, वी कैन पे बिल्स ऑनलाइन सच एज टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल, इसके अलावा हम बिल भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन का बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वाटर बिल पे करना है, कोई टिकट बुक करवानी है वो भी आप कर सकते हो। नंबर 1, डैश इज ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कि डैश एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, इसके ऑप्शन हैं पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल और पेंट, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, पावर पॉइंट, मीन्स पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर।
पावर पॉइंट के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया कि ग्राफिक्स का मतलब है कि पावर पॉइंट के अंदर हम फोटोज, ग्राफ, वर्ड आर्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। नंबर 2, ए डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ए टॉपिक टू एन ऑडियंस। तो इसकी ऑप्शंस हैं वर्ड प्रोसेसर, स्लाइड, प्रेजेंटेशन या ट्रांजिशन। तो इसका सही आंसर है प्रेजेंटेशन। मीन्स ए प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ए टॉपिक टू एन ऑडियंस। कि अगर हम किसी टॉपिक के ऊपर ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हैं, कोई सेमिनार देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज होती है? प्रेजेंटेशन। और जो प्रेजेंटेशन है ये पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में तैयार की जाती है। नंबर 3, ए डैश इज अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। तो इसकी ऑप्शंस हैं स्लाइड, डॉक्यूमेंट, शीट या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है स्लाइड। मींस ए स्लाइड इज अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। जब हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हमारे पास अलग अलग पेजेस होते हैं जिनको बोलते हैं स्लाइड्स। अगर मान लो कि एक पीपीटी में, प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट में मेरे पास 5 पेजेस हैं, तो उसको मतलब होगा 5 स्लाइडें हैं। जब इनको सेव कर देंगे तो एक सिंगल फाइल सेव होगी जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। मींस स्लाइड एक सिंगल पेज है और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। नंबर 4, डैश कंटेन्स द करंट स्लाइड इन आवर प्रेजेंटेशन। किसके अंदर हमारी करंट स्लाइड होती है प्रेजेंटेशन में? तो इसके ऑप्शंस हैं आउटलाइन पेन, कंटेंट पेन, रिबन या स्लाइड पेन। तो इसका सही आंसर है स्लाइड पेन। मीन स्लाइड पेन कंटेन्स द करंट स्लाइड इन आवर प्रेजेंटेशन। कि जब हम पावर पॉइंट में काम करते हैं तो स्लाइड पेन वो स्पेस है जहां पे हमारी करंट स्लाइड नजर आती है। जब आगे आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा उस टाइम डिटेल में बताऊंगा कि स्लाइड पेन कहाँ पे होती है और इसमें कौन कौन सी स्लाइड नजर आती है। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ टू ओपन पावर पॉइंट। कि हम पावर पॉइंट ओपन कैसे कर सकते हैं? तो पावर पॉइंट ओपन करने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है। तो ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पे एक ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑफिस का कोई भी वर्जन आपके पास हो सकता है, ऑफिस एमएस ऑफिस 2007, 10, 13, 16 या 19, उसमें से कोई भी आपने चूज कर लेना जो भी आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्लिक करना है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो पावर पॉइंट की जो विंडो है वो सामने ओपन हो जाएगी। नंबर 2, शॉर्टकट की टू सेव द प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। कि पावर पॉइंट के अंदर अगर हमने प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर है कंट्रोल एस। कि किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में, चाहे वर्ड है, एक्सेल है, पेंट है, पावर पॉइंट है, उसके अंदर अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एस। नॉर्मली हम फाइल कैसे सेव करते हैं? फाइल मेनू पे जाते हैं, उसके बाद सेव कमांड पे क्लिक करके सेव करते हैं। बट अगर जो शॉर्टकट मेथड है दैट इज कंट्रोल एस। नंबर 3, शॉर्टकट की टू क्लोज पावर पॉइंट। कि पावर पॉइंट को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसकी शॉर्टकट की है Alt प्लस F4। जब हम Alt प्लस F4 करते हैं तो हमारी जो पावर पॉइंट की विंडो है वो बंद हो जाती है। Alt F4 से हम पावर पॉइंट की विंडो, MS वर्ड, एक्सेल तो बंद कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो उससे भी Alt F4 की यूज हो सकती है। नॉर्मली हम विंडो को बंद कैसे करते हैं कि टाइटल बार के बिल्कुल राइट साइड पे क्रॉस बटन नजर आता है जिसको बोलते हैं क्लोज बटन, उसकी मदद से करते हैं। अगर आप चाहते हो बिना माउस को यूज किए पावर पॉइंट को बंद करना है तो आप Alt F4 की यूज कर सकते हो। नंबर 4, शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। स्लाइड शो का मतलब होता है कि जो भी आपने पीपीटी बनाई है, प्रेजेंटेशन बनाई है, उसको पूरी स्क्रीन पे शो करना, फुल स्क्रीन पे शो करना, उसको बोलते हैं स्लाइड शो। अगर आप फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की है F5। कि F5 फंक्शन की मदद से हमारा जो स्लाइड शो है वो वेरी फर्स्ट स्लाइड से शुरू होगा। नंबर 5, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंटेशन फाइल इन पावर पॉइंट। कि जब हम पावर पॉइंट में
किसी प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? तो उसकी एक्सटेंशन होती है .pptx। जैसे हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं, एमएस वर्ड में फाइल सेव करते हैं, उसकी एक्सटेंशन होती है .docx। पेंट में फाइल सेव करते हैं, उसकी होती है .bmp। उसी तरह जब हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन सेव करते हैं तो उसके लास्ट में क्या लग जाता है? .pptx। एक्सटेंशन का काम क्या है कि एक्सटेंशन से पता चल जाता है कि फाइल किस प्लेटफॉर्म की है या किस सॉफ्टवेयर में हम उसको सेव करने जा रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच टर्म और वर्ड यूज टू ओपन पावर पॉइंट यूजिंग रन बॉक्स। मैंने आपको बताया कि पावर पॉइंट कैसे ओपन करना है। स्टार्ट पे जाना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है, फिर पावर पॉइंट पे जाना है। बट अगर हम रन बॉक्स पे जाके पावर पॉइंट को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टर्म यूज होगी, क्या वर्ड यूज होगा? तो इसका आंसर है पावर पीएनटी। कि पावर पीएनटी क्या है? पावर पॉइंट की ईएक्सी फाइल है। इसको जैसे ही हम रन बॉक्स में लिख के एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। कि हमें वो स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि स्टार्ट पे जाएं, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएं, फिर पावर पॉइंट पे जाएं। मतलब कि पावर पीएनटी हम रन बॉक्स या सर्च बॉक्स में लिख के डायरेक्ट पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज पावर पॉइंट? की पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। की पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इट इज द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है, जैसे वर्ड, एक्सेल होते हैं, एक्सेस होता है। इट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। मींस इट इज यूज्ड टू मेक प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि किसी टॉपिक के बारे में अगर हमने कोई सेमिनार देना है तो उसकी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रेजेंटेशन। कि प्रेजेंटेशन पे एक छोटा सा नोट लिखो। सो प्रेजेंटेशन इज कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। कि प्रेजेंटेशन में कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स होती हैं। स्लाइड का मतलब सिंगल पेज। कि जब हम पावर पॉइंट में काम करते हैं, जो एक सिंगल पेज होता है उसको स्लाइड बोलते हैं। जब काफी ज्यादा स्लाइड्स को इकट्ठा कर देते हैं तो वहां से क्या बनती है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ए टॉपिक टू एन ऑडियंस। कि प्रेजेंटेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम किसी टॉपिक के बारे में ऑडियंस को बता सकते हैं। प्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड इन पावर पॉइंट। कि प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में तैयार की जाती है। इट मे हैव वन और मोर स्लाइड्स। इसमें एक या एक से ज्यादा स्लाइड्स हो सकती हैं। इन ए प्रेजेंटेशन वी कैन ऐड टेक्स्ट, पिक्चर्स, चार्ट्स, एनिमेशन एंड ट्रांजिशंस। कि प्रेजेंटेशन के अंदर हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, फोटोज भी, चार्ट, ग्राफ भी, एनिमेशन भी लगा सकते हैं और ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं। सो नीचे आप देख सकते हो कि ये मैंने पावर पॉइंट की विंडो खोली हुई है। इसमें प्रेजेंटेशन क्या है आपको तीन नजर आ रही है, 1 2 3। जब तीनों को तीन ही अगर अलग अलग की बात करें तो दीज आर स्लाइड्स। बट अगर तीनों को हम इकट्ठा लेके चलें तो ये क्या बन जाएगी? प्रेजेंटेशन। जब इसको हम सेव करेंगे तो ये PPTX नाम से फाइल सेव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ स्लाइड? की स्लाइड क्या है? स्लाइड इज अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। की स्लाइड एक सिंगल पेज है प्रेजेंटेशन का। स्लाइड इज द मेन पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन का मेन पार्ट है। ए प्रेजेंटेशन कंटेन्स मैनी स्लाइड्स। कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रेजेंटेशन के अंदर काफी ज्यादा स्लाइड्स या पेजेस हो सकते हैं। स्लाइड में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, ग्राफ्स। कि स्लाइड के अंदर हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, फोटो, पिक्चर्स या फोटो लगा सकते हैं, गाने लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, चार्ट और ग्राफ भी लगा सकते हैं। फिर आपको बताना चाहूंगा कि स्लाइड क्या होती है। कि आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, दीज आर स्लाइड्स। कि जो प्रेजेंटेशन के सिंगल पेज होते हैं उनको स्लाइड्स बोलते हैं। जब इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट दी मेन कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो। कि पावर पॉइंट विंडो के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो आर एज फॉलोइंग। ये कुछ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, टैब्स, टाइटल बार, रिबन, आउटलाइन स्लाइड टैब, स्टेटस बार, नोट्स पेन, व्यू ऑप्शन, स्लाइड पेन, स्लाइड। ये सारे के सारे क्या हैं? कंपोनेंट्स। टाइटल बार। टाइटल बार सबसे ऊपर नजर आती है। ये टाइटल बार क्या करती है?
एक तो बताती है आपकी पीपीटी का नाम, आपने जिस नाम पे सेव करा है, उसके अलावा साथ में लिखा आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम। और इसके राइट साइड पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन नजर आते हैं। नंबर 2 रिबन्स, कि जब हम किसी भी टैब को ओपन करते हैं, मानो होम को, तो उसके नीचे जो ऑप्शन नजर आते हैं उनको बोलते हैं रिबन, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। नंबर 3 आउटलाइन और स्लाइड टैब, जी आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं आउटलाइन और स्लाइड टैब। स्लाइड टैब में क्या होता है, जो हमारी स्लाइड्स है वो नीचे नीचे नजर आती जाएंगी, और आउटलाइन में वो आउटलाइन फॉर्म में नजर आएंगी। नंबर 4 स्लाइड पेन, ये स्लाइड पेन है, जब आपको मैंने एक पीछे फिलिप्स कराया था उस टाइम बताया था कि स्लाइड पेन के बारे में बताऊंगा। ये स्लाइड पेन है, स्लाइड पेन के अंदर हमारी जो करंट स्लाइड है वो नजर आती है। नोट्स पेन, ये नोट्स पेन स्लाइड पेन के नीचे होता है, देख सकते हो कि अगर आप किसी टॉपिक पे स्लाइड दे रहे हो, उसके बारे में कोई आप नोट्स तैयार करना चाहते हो कि स्लाइड पीपीटी के टाइम आपको जरूरत पड़ जाए, पढ़ना चाहते हो स्लाइड के बारे में क्या बोलना है, तो उसके लिए नोट्स पेन यूज होता है या नोट्स पेजेस भी यूज होते हैं। सिक्स्थ है स्टेटस बार, स्टेटस बार सबसे नीचे नजर आती है। स्टेटस बार बताती है कि हमारे पास टोटल स्लाइड्स कितनी है, देन हम करंटली किस स्लाइड पे काम कर रहे हैं। नंबर 7 व्यू ऑप्शंस, ये सबसे नीचे आपको स्टेटस बार पे दिखाई दे रहा है व्यू ऑप्शंस। व्यू ऑप्शन पे हमारे पास स्लाइड से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, जैसे स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू या नोट्स पेजेस व्यू, ऐसे ऑप्शन हमारे पास नीचे नजर आते हैं। नंबर 5 हाउ विल यू प्ले प्रेजेंटेशन फॉर द ऑडियंस इन पावर पॉइंट, कि आपने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना ली है, उसको प्ले कैसे करना है, बड़ी स्क्रीन पे कैसे लेके आना है। देयर आर टू वेज टू प्ले प्रेजेंटेशन, दो मेथड हमारे पास। नंबर 1 टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड F5 फंक्शन की इज यूज्ड, कि मान लो हमारे 5 स्लाइड्स हैं, हम फर्स्ट स्लाइड से शुरू करना चाहते हैं तो F5 फंक्शन की यूज करेंगे, उससे क्या होगा कि जो हमारी वेरी फर्स्ट स्लाइड है वो पूरी स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। नंबर 2 टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की इज यूज्ड। अब हमारे 5 स्लाइड है, हम थर्ड स्लाइड पे बैठे हैं, हम थर्ड स्लाइड से शुरू करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 की प्रेस करेंगे, तो वो क्या करेगा, करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करनी शुरू कर देगा। नंबर 6 राइट अबाउट स्लाइड पेन एंड नोट्स पेन इन पावर पॉइंट, कि पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड पेन और नोट्स पेन के बारे में बताओ। पहले बात करते हैं स्लाइड पेन की। दिस पेन शोज द करंट स्लाइड इन आवर प्रेजेंटेशन, ये बताता है करंट स्लाइड के बारे में कि हम करंटली किस स्लाइड पे काम कर रहे हैं। नंबर 2 नोट्स पेन, दिस पेन इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड पेन, दिस पेन इज यूज्ड टू टाइप नोट्स रिलेटेड टू स्लाइड कंटेंट्स। नोट्स पेज में क्या कर सकते हैं हम, नोट्स पेन को नोट्स पेजेस व्यू भी बोलते हैं, कि अगर किसी पीपीटी के बारे में या किसी स्लाइड के बारे में हमें कुछ याद रखना है तो नोट्स पेन में लिख सकते हैं। जो नोट्स पेन है जो स्लाइड पेन के बिल्कुल नीचे होता है। जैसे आप देख सकते हो कि आपको करंट स्लाइड नजर आ रही है, इसको स्लाइड पेन बोलेंगे, और नीचे जो एरिया नजर आ रहा है जब देख सकते हो व्हाइट कलर का, क्लिक टू ऐड नोट्स, इसको बोलते हैं नोट्स पेन व्यू, कि हमारे पास जितनी स्लाइड्स हैं हर स्लाइड के अंदर आप अपनी अपने अकॉर्डिंगली जो नोट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। नंबर 1 ए डैश डिफाइंस द डिजाइन एंड प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन ए स्लाइड, कि वो क्या चीज है जो आपकी स्लाइड में डिजाइन और अलग अलग एलिमेंट्स जो हमने स्लाइड पे प्लेस करने हैं वो कौन डिफाइन करता है। तो इसके ऑप्शंस हैं बैकग्राउंड स्टाइल, प्लेस होल्डर, स्लाइड लेआउट या पैटर्न। तो इसका सही आंसर है स्लाइड लेआउट, कि स्लाइड लेआउट ये बताता है कि आपकी जब स्लाइड आपने बनानी है उसके ऊपर अलग अलग एलिमेंट कैसे प्लेस करने हैं और उनको डिजाइन करना है। नंबर 2 A dash is a blend of two or more colors merging into each other. इसके ऑप्शंस हैं थीम, पैटर्न, बैकग्राउंड स्टाइल या ग्रेडियंट। तो इसका आंसर है ग्रेडियंट, मींस ग्रेडियंट इज ए ब्लेंड ऑफ टू और मोर कलर्स मर्जिंग इनटू ईच अदर, कि जब हम दो या दो से ज्यादा कलर्स को आपस में मर्ज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ये आपको बताना चाहूंगा, ये आपको एक स्लाइड नजर आ रही है, जिसकी जो लुक नजर आ रही है इसको बोलते हैं स्लाइड लेआउट। अब इसके ऊपर अगर हमने ग्रेडियंट लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे,
उसके बाद हम बैकग्राउंड स्टाइल पे जाएंगे। उसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाके एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडियंट फिल आ रहा है। अब ग्रेडियंट फिल में जाके आप देख सकते हो इसमें कलर्स आ रहे हैं, दो से ज्यादा कलर का कॉम्बिनेशन। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको फिलहाल अंडू कर देता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन कर देता हूँ। नेक्स्ट है डैश इज द डिफॉल्ट व्यू वेयर वी कैन क्रिएट, एडिट एंड डिजाइन आवर स्लाइड्स। कि वो कौन सा व्यू है, डिफॉल्ट व्यू है जिसके अंदर हम स्लाइडें क्रिएट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। तो इसकी ऑप्शंस हैं नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर व्यू और रीडिंग व्यू। तो इसका सही आंसर है नॉर्मल व्यू। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है दिस इज नॉर्मल व्यू, क्योंकि नॉर्मल व्यू के अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर कुछ आपने कटिंग करके लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। नीचे सब टाइटल आ रहा है वो भी हम लिख सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है वो भी हम क्या कर सकते हैं, होम टैब पे जाके जैसा आपको कलर चाहिए वैसा कलर कर सकते हो, जैसा साइज चाहिए साइज चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने बोल्ड कर दिया, फॉन्ट चेंज करना है मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया, और कलर के बारे में बताया था कलर हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। सो नॉर्मल व्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। नंबर 4, देयर आर डैश डिफॉल्ट स्लाइड बैकग्राउंड स्टाइल्स अवेलेबल इन पावरपॉइंट 2010, 48, 4, 12 या 3। कि पावर पॉइंट के अंदर कितने डिफॉल्ट स्लाइड बैकग्राउंड स्टाइल्स होते हैं। तो इसका आंसर है 12। जब हम पावर पॉइंट खोलेंगे डिजाइन पे क्लिक करना है, आप बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 4 4 4 मीन्स कि 12 बैकग्राउंड स्टाइल्स नजर आ रहे हैं। इनमें से आप किसी भी स्टाइल को ले सकते हो। मैं दोबारा अंडू कर देता हूं ताकि वो प्लेन हो जाए। नेक्स्ट, डैश कंट्रोल allows us to zoom in for a closer look at slide contents। कि अगर हम स्लाइड के कंटेंट्स को बड़ा करके देखना चाहते हैं, क्लोजर लुक देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कौन सा कंट्रोल यूज करेंगे। तो इसके ऑप्शंस हैं जूम, स्लाइड, नॉर्मल व्यू या ग्रेडियंट। तो इसका सही आंसर है जूम। जूम टूल कहाँ पे होता है आप देख सकते हो, जो स्टेटस बार नजर आ रही है, स्टेटस बार में सबसे नीचे आप देख सकते हो दिस इज जूम। इससे हम स्लाइड का कंटेंट छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। आप देख सकते हो कि अभी कंटेंट बड़ा होता जा रहा है, इसकी क्लोजर लुक हम देख सकते हैं। मोबाइल में भी हम कई बार स्क्रीन को छोटा बड़ा करके देख सकते हैं जूम। उसी तरह पावर पॉइंट में स्टेटस बार के ऊपर ये जो जूम बटन है ये मौजूद होता है। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। कि अगर आप एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो पावर पॉइंट में, वो कैसे करोगे। तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एम। अब मैं पावर पॉइंट में आ गया, अभी यहाँ पे आपको एक स्लाइड नजर आ रही है जिसको 1 लिखा आ रहा है। अगर एक स्लाइड और इंसर्ट करनी है तो मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कंट्रोल एम। जैसे कंट्रोल एम करूंगा आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक नई स्लाइड इंसर्ट हो गई है। आप स्लाइड के अंदर जैसा भी आप कंटेंट डालना चाहते हो, मान लो मैं पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ, पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है। अब आप जो भी पिक्चर चाहते हो उसका आपको पाथ देखना पड़ेगा कि पिक्चर कहाँ पे पड़ी है। मान लो डेस्कटॉप है, अब इसके अंदर मेरा एक शॉर्टकट है, ये मान लो स्माइला ट्यूटोरियल्स नाम का मेरा आइकन है, इस पे मैंने क्लिक किया, वो पिक्चर देखो इंसर्ट हो गई है। मीन्स इस स्लाइड के अंदर हम फोटो टेक्स्ट वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। नंबर 2, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। कि हम नई प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। तो इसका आंसर है कंट्रोल एन। मीन्स कंट्रोल और एम और एन में ये फर्क है कि एन से एक नई प्रेजेंटेशन बनती है और कंट्रोल एम से एक नई स्लाइड इंसर्ट होती है। मान लो यहाँ पे जाकर कंट्रोल एन करता हूँ, आप देख सकते हो मैंने कंट्रोल एन किया तो स्टार्टिंग से फर्स्ट स्लाइड से एक नई पीपीटी ओपन हो गई है। नंबर 3, विच टैब यू यूज टू फॉर्मेट टेक्स्ट ऑन ए स्लाइड। ये जो आपकी स्लाइड है उसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, वो किस टैब की मदद से करोगे। तो उसका आंसर है होम टैब। मीन्स कि होम टैब में जाके हमने क्या करना है कि जैसे कंटेंट लिखा है इसको सिलेक्ट कर लिया,
ये सारे ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बताए हैं, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, चाहे आपने कलर चेंज करना है या उसमें स्पेसिंग वगैरह कम करनी है, ज्यादा करनी है, वो आप सेट कर सकते हो। मीन्स की ये ऑप्शन होम टैब में अवेलेबल है। नंबर 4, विच पावर पॉइंट व्यू यूज टू डिलीवर आवर प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस। कि पावर पॉइंट का वो कौन सा व्यू है जिसके थ्रू हम ऑडियंस को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो इसका आंसर है स्लाइड शो व्यू। तो स्लाइड शो व्यू का मतलब होता है कि पूरी स्क्रीन पे शो करना। आप देख सकते हो कि ये बटन नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं स्लाइड शो। ये क्या करेगा, आपकी स्लाइड के कंटेंट को पूरी स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे शो कर रहा है। इससे वापस आने के लिए हम एस्केप की यूज करते हैं। नंबर 5, विच बार कंटेन्स द व्यू बटन्स एंड जूम स्लाइडर इन पावर पॉइंट। मीन्स कि कौन सी बार में व्यू बटन और जूम स्लाइडर होता है। तो इसका आंसर है स्टेटस बार। कि जो स्टेटस बार है उस पे व्यू बटन और जूम स्लाइडर होते हैं। स्टेटस बार पावर पॉइंट विंडो में सबसे नीचे यूज होती है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो पहला है, ए डैश इज द विजुअल एंड मोशन इफेक्ट दैट अकर्स व्हेन वी मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन। इसके ऑप्शंस हैं स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन, एनिमेशन स्कीम या स्लाइड शो। तो इसका सही आंसर है स्लाइड ट्रांजिशन। मींस ए स्लाइड ट्रांजिशन इज visual and motion effect that occurs when we move from one slide to the next slide during a presentation. मींस कि जब हम किसी प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं उस टाइम पे हमें जो विजुअल और मोशन इफेक्ट नजर आते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन या स्लाइड ट्रांजिशन। नंबर 2, PowerPoint provides dash types of animation। कि पावर पॉइंट हमें कितने तरह के एनिमेशन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है 4। कि पावर पॉइंट हमें 4 तरह के एनिमेशन प्रोवाइड करता है, एंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसिस एंड मोशन पाथ। नंबर 3, पावर पॉइंट प्रोवाइड्स predefined collection of animation effects which are also known as dash। कि पावर पॉइंट हमें प्रीडिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनिमेशन इफेक्ट प्रोवाइड करता है, उनको क्या बोलते हैं। इसके ऑप्शन हैं स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन, एनिमेशन स्कीम या स्लाइड शो। तो इसका सही आंसर है एनिमेशन स्कीम। कि पावर पॉइंट हमें जो प्रीडिफाइंड एनिमेशन प्रोवाइड करता है उनको एनिमेशन स्कीम बोलते हैं। नंबर 4, फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ इज डैश। कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके ऑप्शन है पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म, पोर्टेबल डाटा फॉर्म या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप कई बार टीचर ग्रुप में पीडीएफ फाइल्स भेजते हैं, दैट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इस फाइल की खासियत क्या होती है कि इसके अंदर हम डाटा पढ़ सकते हैं बट उसको चेंज नहीं कर सकते, और इसको खोलने के लिए हमें एडोब रीडर या एक्रोबैट रीडर जो सॉफ्टवेयर है वो चाहिए। नंबर 5, we can save our PowerPoint presentation as a PowerPoint show with dash extension। इसके ऑप्शन है .ppsx, .ppt, .pptx या .pdf। तो इसका सही आंसर है .ppsx। कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को अगर एज ए PowerPoint शो सेव करना है तो उसके लिए .ppsx एक्सटेंशन का प्रयोग होगा। अब ये ppsx है क्या। मान लो कि आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके अंदर पावर पॉइंट नहीं है, आप पावर पॉइंट की फाइल ओपन करने की कोशिश करोगे तो वो ओपन नहीं होगी। अगर आपने उसको एज ए पीपीएसएक्स सेव किया है तो आसानी से आप किसी भी मशीन पे इसको चला सकते हो, चाहे उसमें पावर पॉइंट है या नहीं, बट एडिटिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है यूजिंग डैश टैब वी कैन अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट्स। कि डैश टैब की मदद से हम ट्रांजिशन इफेक्ट्स लगा सकते हैं। इसका आंसर है ट्रांजिशंस। कि यूजिंग ट्रांजिशंस टैब वी कैन अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट्स। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो उस टाइम पे जो इफेक्ट नजर आता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। नंबर 2, डैश ऑप्शन allows us to increase or decrease the duration or time of the effect। तो इसका आंसर है ड्यूरेशन।
कि ड्यूरेशन ऑप्शन अलाउज अस टू इंक्रीज और डिक्रीज द ड्यूरेशन और टाइम ऑफ द इफेक्ट। कि मान लो आपने कोई इफेक्ट लगाया है, उसका टाइम सेट करना है, उसके टाइम को बढ़ाना है या कम करना है, तो उसके लिए ड्यूरेशन ऑप्शन आपको नजर आएगा। ये ड्यूरेशन ऑप्शन है जी, आपको ट्रांजिशंस में मिल जाएगा और एनिमेशन में भी मिल जाएगा। नंबर 3, डैश ऑप्शन इज यूज्ड टू कॉपी एनिमेशन इफेक्ट। एनिमेशन इफेक्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? इसका आंसर है एनिमेशन पेंटर। जब आप एनिमेशन पेंटर को यूज करोगे, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट लगा है, अब उस पे जाके आप एनिमेशन पेंटर जब आप लगाओगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाके उससे कॉपी करके, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे, सेकंड ऑब्जेक्ट पे भी सेम एनिमेशन कॉपी हो जाएगा जहां से आपने एनिमेशन पेंटर से ऑब्जेक्ट या इफेक्ट उठाया है। नंबर 4, to save a presentation file in other formats we have to use dash option। कि अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल पीडीएफ में, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज होगा? उसके लिए ऑप्शन यूज होगा सेव एज। और ये जो सेव एज कमांड है, जो ऑप्शन है, जो फाइल मेन्यू में नजर आती है और इसकी शॉर्टकट की होती है F12। तो नंबर 1, व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन? कि स्लाइड ट्रांजिशन होती क्या है? स्लाइड ट्रांजिशंस आर विजुअल एंड मोशन इफेक्ट्स। ये विजुअल और मोशन इफेक्ट्स होते हैं। इट अकर्स व्हेन वी मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग स्लाइड शो। ये पावर पॉइंट में जब हम स्लाइड शो करते हैं कि किसी स्लाइड को पूरी स्क्रीन पर देखते हैं और एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब जाते हैं, उस टाइम पे जो आपको इफेक्ट नजर आता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। वी कैन कंट्रोल द स्पीड एंड एड साउंड इफेक्ट। मीन्स की ट्रांजिशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसके साथ साथ इफेक्ट भी लगा सकते हैं, साउंड इफेक्ट की आवाज भी लगा सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशंस आर अवेलेबल इन ट्रांजिशंस टैब। ये जो स्लाइड ट्रांजिशंस है, ये ट्रांजिशन टैब में अवेलेबल होती है। जब हम ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह के इफेक्ट्स हमारे सामने नजर आते हैं। अब आपको बताता हूँ कि हम स्लाइड ट्रांजिशन कैसे लगा सकते हैं। मान लो कि ये स्लाइड है, मैं ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करूंगा। ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इफेक्ट ऐसे नजर आ रहे हैं। आप इनमें से किसी भी इफेक्ट को ले सकते हो। जैसे मैंने ऑर्बिट लिया, ये इफेक्ट कुछ ऐसे नजर आएगा। अब दूसरी स्लाइड पे क्लिक करता हूं, तो जो आप चाहते हो, आप मतलब रोटेट ले लिया, अब ऐसे नजर आएगा। अब जैसे ही मैं स्लाइड शो बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले ये ट्रांजिशन इफेक्ट नजर आया। अब देखो, अब ये रोटेट होके नजर आया, तो दैट इज आल्सो ट्रांजिशन इफेक्ट। नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज एनिमेशन? की एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशंस आर विजुअल इफेक्ट्स फॉर द ऑब्जेक्ट्स इन योर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। कि एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स हैं जिन्हें हम अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं। अब ट्रांजिशन और एनिमेशन में ये फर्क है कि ट्रांजिशन पूरी स्लाइड पे लगता है, जो एनिमेशन है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी हम टाइप करते हैं, फोटो लगाते हैं, जहाँ कोई चार्ट लगाते हैं, ग्राफ लगाते हैं, उन अलग अलग आइटम्स पे जो हम मूवमेंट लगाते हैं उनको बोलते हैं एनिमेशन। दे डिस्प्ले मूवमेंट ऑफ objects in the presentation. Animations are available in animations tab। नीचे आप देख रहे हो, मैं जैसे ही एनिमेशंस पे क्लिक करूंगा, ये आपको जो एनिमेशन इफेक्ट है वो सामने नजर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड के ऊपर हम एनिमेशन इफेक्ट कैसे लगाएंगे। एनिमेशन लगाने के लिए सबसे पहले आपने उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है जिसपे एनिमेशन लगाना है, फिर एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको कुछ एनिमेशन नजर आएंगे। अब यहाँ से भी एनिमेशन कर सकते हो, ऐड एनिमेशन। इसमें 4 तरह के एनिमेशन नजर आएंगे, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और नीचे जाके मोशन पाथ। कि कैसा एनिमेशन आप लगाना चाहते हो। मीन्स कि मान लो मैं लगा देता हूँ ये एनिमेशन, ये ऐसे मूव करके आएगा। इसी तरह मान लो स्माइलर ट्यूटोरियल लिखा है, इसके ऊपर फोटो के ऊपर आपने एनिमेशन लगाना है, तो वो भी आप मान लो यहाँ से आप लगा लेते हो। ये देखो, अब जैसे मैं स्लाइड शो को प्ले करूंगा, फर्स्ट स्लाइड को, आप देख सकते हो कि ये जो इफेक्ट नजर सबसे पहले आया, जो स्लाइड ट्रांजिशन है, अब ये नाव मूव करके आया, तो ये क्या है? एनिमेशन। अब दूसरी स्लाइड पे मैंने कोई इफेक्ट नहीं लगाया,
इसलिए दूसरे स्लाइड में आपको ट्रांजिशन नजर आ रही है बट एनिमेशन नजर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर एनिमेशन स्कीम्स इन पावर पॉइंट? की पावर पॉइंट में एनिमेशन स्कीम्स क्या होती हैं? PowerPoint provides a collection of predefined animation effects कि PowerPoint हमें predefined animation effects provide करता है। This collection of animation effects is called animation schemes। ये जो आपको इफेक्ट नजर आते हैं इनको बोलते हैं एनिमेशन स्कीम्स। मीन कि अभी मैंने आपको एनिमेशन बताए हैं, अब अगर आप एनिमेशन की बात करो तो वो सारे के सारे क्या हैं? एनिमेशन स्कीम्स। एनिमेशन स्कीम्स आर अवेलेबल इन एनिमेशन टैब की जो एनिमेशन स्कीम्स हैं ये एनिमेशन टैब में अवेलेबल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू प्रीव्यू एनिमेशन इन पावर पॉइंट? की पावर पॉइंट में आप एनिमेशन कैसे प्रीव्यू कर सकते हो? द स्टेप्स टू प्रीव्यू एनिमेशन इन पावर पॉइंट आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, सिलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू प्रीव्यू कि जिस स्लाइड को आप प्रीव्यू करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो, उस पर क्लिक कर दो। क्लिक ऑन एनिमेशन टैब, उसके बाद आपने एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन प्रीव्यू ऑप्शन फ्रॉम प्रीव्यू ग्रुप, उसके बाद आपने प्रीव्यू ग्रुप पे जाके प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू ग्रुप पे जाके प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो स्लाइड है वो प्रीव्यू हो जाएगी। कैसे आपको करके बताता हूँ। जैसे मैंने स्लाइड पे क्लिक कर लिया, आप मानो एनिमेशन टैब पे क्लिक करते हो, आप देख सकते हो प्रीव्यू आइकन नजर आ रहा है। प्रीव्यू पे क्लिक करके जैसे ही हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो इसी स्क्रीन पे हमें जो एनिमेशन इफेक्ट है वो नजर आने शुरू हो गए हैं। सो प्रीव्यू का मतलब कि स्लाइड शो प्ले करने से पहले आप जो एनिमेशन है उसको देख सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे एनिमेशन चेंज करता हूँ, इस पे ये एनिमेशन लगा देता हूँ और फोटो पे भी एनिमेशन चेंज कर देता हूँ। मान लो इसमें मैं चेंज कर देता हूँ ये। अब जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो इसके ऊपर जो इफेक्ट है वो प्रीव्यू में हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है एनिमेशन विल स्टार्ट टू प्ले फॉर द करंट स्लाइड कि जिस स्लाइड पे आपने क्लिक करा है वहां पे आपको एनिमेशन नजर आ जाएंगे, जैसे आपको मैंने पावर पॉइंट में करके बताया। नंबर 5, राइट द नेम ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशंस अवेलेबल इन पावर पॉइंट कि पावर पॉइंट में 4 तरह के जो एनिमेशंस हैं वो कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमेशंस अवेलेबल इन पावर पॉइंट आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, एंट्रेंस। नंबर 2, एम्फेसिस। नंबर 3, एग्जिट। नंबर 4, मोशन पाथ। ये आप देख, बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, सेकेंड जनरेशन यूज्ड द डैश एज देयर बेसिक कंपोनेंट। तो इसके ऑप्शंस हैं वैक्यूम ट्यूब्स, वीएलएसआई, ट्रांजिस्टर और यूएलएसआई। तो इसका सही आंसर है ट्रांजिस्टर। कि जो सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स है उनमें ट्रांजिस्टर यूज होते थे। इससे पहले फर्स्ट जनरेशन थी जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। नंबर 2, द डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड वीएलएसआई सर्किट्स कि कौन सी जनरेशन कंप्यूटर्स में वीएलएसआई सर्किट यूज होते थे। वीएलएसआई का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसके ऑप्शन हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका सही आंसर है फोर्थ। ये जो वीएलएसआई सर्किट्स हैं ये फोर्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में यूज होते थे। और जो वीएलएसआई है इसमें जो कंप्यूटर यूज होते थे उसको माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर भी कहा जाता था। और जिस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है उसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे हमारी कंप्यूटर लैब में जो घरों पे जो नॉर्मल पीसी यूज होते हैं उनमें जो चिप यूज होती है उसको बोलते हैं वीएलएसआई। नंबर 3, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड डैश इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। जो थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर की जगह पे क्या यूज करते थे। तो इसके ऑप्शंस है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब्स, यूएलएसआई या वीएलएसआई। तो इसका सही आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट को आईसी भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसे दिखने में नजर आता था। तो सेकंड जनरेशन के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि सेकंड जनरेशन में क्या यूज होता थे, ट्रांजिस्टर। नंबर 4, डैश इज एन upcoming branch in computer science which interprets
means and methods of making computers think like human being। टी डैश एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो या जिसमें ऐसे कंप्यूटर डेवलप किए जाते हैं जो हमारी तरह सोच सकते हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकते हैं। तो इसकी ऑप्शन है रोबोटिक्स, यूएलएसआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसका आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि जो काम अगर हम कर रहे हैं, अगर उसी तरह का काम अगर हम कंप्यूटर से ले सकें, उसको एआई बोलते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जो हमारे रोबोट्स वगैरह हैं वो इसी का रिजल्ट है, एआई के कारण ही रोबोट्स वगैरह पॉसिबल हो सके हैं। नंबर 5, यूएलएसआई टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो यूएलएसआई टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, ये किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होती है? तो इसकी ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसका सही आंसर है फिफ्थ, कि यूएलएसआई का प्रयोग फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर में यूज होता है। जैसे कोई रोबोट्स तैयार करना है, रोबोटिक्स जिसको बोलते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर हैं, उनमें इसका यूज होता है। और जो यूएलएसआई चिप है वो कुछ इस तरह से नजर आती है। और इसके बारे में बताना चाहूंगा, फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में, फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी से ज्यादा फास्ट है और इनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट कर सकते हैं और ये कंप्यूटर कॉम्पैक्ट होते हैं। आगे हैं फुल फॉर्म्स। तो नंबर 1 है ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये बताना चाहूंगा कि ये जो कंप्यूटर है ये बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था लाइक दिस, और ये फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर यूज होता था। इसको यूएसए के द्वारा मिलिट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली तैयार किया गया था, जिसकी स्पीड काफी फास्ट थी कैलकुलेशंस करने के लिए। नंबर 2, आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। जो आईबीएम है इसके बारे में बताना चाहूंगा कि आईबीएम एक कंपनी है जो कंप्यूटर तैयार करती है। आईबीएम ने 1952 में एक कमर्शियल कंप्यूटर तैयार किया गया था जिसको नाम दिया था आईबीएम 701। नंबर 3, फुल फॉर्म ऑफ आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो आईसी है इसका प्रयोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में होता था, और जो आईसी वाले कंप्यूटर थे वो सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर से फास्ट थे। नंबर 4, वीएलएसआई की फुल फॉर्म। वीएलएसआई की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और वीएलएसआई चिप ऐसे होती है, जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर है उनमें वीएलएसआई चिप यूज होती है। जो वीएलएसआई चिप है इसको माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप भी बोलते हैं। नंबर 5, यूएलएसआई की फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यूएलएसआई का जो प्रयोग है ये फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में होता है। फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर्स कौन से हैं? जैसे रोबोटिक्स, या कंप्यूटर में हम गेम प्लेइंग करते हैं जैसे चेस जैसी गेम खेलते हैं, या एनएलपी जिसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि कंप्यूटर को हम बोल के कमांड देते हैं, या वॉइस रिकॉग्निशन मीन्स कि हम बोल के कुछ करते हैं तो आगे अपने आप टाइप हो जाता है, वो इसी की एग्जाम्पल है। सो यूएलएसआई का प्रयोग कहां पे हुआ? फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में। तो सिक्स्थ है एआई। एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है ये फिफ्थ जनरेशन का ही रिजल्ट है। इसमें रोबोटिक्स वगैरह यूज होते हैं, या आप पिक्चर में देख रहे हो कि जो रोबोट हैं वो एआई के थ्रू तैयार होते हैं। एआई भी फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर में यूज होती है। मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ये जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स हैं उनकी क्या फीचर्स हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं? द मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, दीज कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर थे इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब कुछ ऐसे नजर आती थी। वैक्यूम ट्यूब के बारे में बताना चाहूंगा कि उस समय जब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए थे तो वैक्यूम ट्यूब एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जो उस टाइम पे अवेलेबल थी।
और इसी के कारण जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, उनकी खोज संभव हो सकी या उनकी डेवलपमेंट संभव हो सकी। नंबर 2, दीज कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज इन साइज, कि इनका आकार बहुत बड़ा होता था। जी नीचे आप देख सकते हो कि इनका साइज बहुत बड़ा था और इसका जो टाइम पीरियड था दैट इज 1940 टू 1956। बाकी सभी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली अपना अपना टेन्योर है, वो मे भी किसी बुक में चेंज भी हो सकता है। नंबर 3, दीज कंप्यूटर्स वर कॉस्टली, ये कंप्यूटर महंगे थे। नंबर 4, दीज कंप्यूटर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, कि जब ये कंप्यूटर चलते थे ये बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे, जिसके लिए इनके लिए जो एयर कंडीशनिंग थी वो रिक्वायर्ड थी। नंबर 2, विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड फॉर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, अब है कि सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनका जो टाइम पीरियड था दैट इज 1956 टू 1963। दीज कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स, ये कंप्यूटर थे इनमें ट्रांजिस्टर यूज होते थे। ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से नजर आता है। द मैग्नेटिक कोर वाज यूज्ड एज द प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होती है टेम्परेरी मेमोरी, जब कंप्यूटर जब काम करने के टाइम जिस मेमोरी को यूज करता है उसके लिए मैग्नेटिक कोर यूज होता था। मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क वर यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इसके अंदर अगर डाटा को परमानेंटली सेव करना होता था तो उसके लिए मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क यूज होती थी, क्योंकि उस टाइम पे वही डिवाइसेस अवेलेबल थी डाटा को स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज आईसी, कि आईसी क्या होता है। इट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, इसकी फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट है। आईसी कुछ ऐसे यूज होता है, ऐसे नजर आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चिप और माइक्रोचिप, इसको चिप या माइक्रोचिप भी बोलते हैं। इट इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन, ये सिलिकॉन से बना होता था। आईसी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, इसका प्रयोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में होता था। इट वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी, ये नीचे पिक्चर नजर आ रही है, इनकी तरफ से जो आईसी है वो इन्वेंट किया गया था। और ये आपको बताया कि जो आईसी है इसका प्रयोग किसमें होता था, इसका प्रयोग होता था थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर में। और जो थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर से ये फर्स्ट जनरेशन और जो सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर से उनसे इनकी स्पीड फास्ट थी और इनका जो आकार था, साइज था, वो भी छोटा था। और इसके साथ साथ ये कम हीट प्रोड्यूस करते थे, जबकि फर्स्ट जनरेशन और जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो ज्यादा हीट जनरेट करते थे। नंबर 4, राइट अबाउट फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में बताओ। द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1975 टू 1989, कि जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे ये 1975 से 1989 के बीच में तैयार हुए या इनका यूज होता था। इन दिस जनरेशन LSI एंड VLSI चिप्स वर यूज्ड, इसके अंदर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स यूज होती थी या सर्किट यूज होते थे। दीज चिप्स वर पैक्ड 50,000 ट्रांजिस्टर इन ए सिंगल चिप, इसके अंदर क्या था कि एक सिंगल चिप के अंदर 50,000 के आसपास जो ट्रांजिस्टर थे इकट्ठे किए जाते थे। दी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, कि हमारे जो आजकल कंप्यूटर यूज होते हैं जिसको हम पीसी बोलते हैं या सीपीयू वाले कंप्यूटर बोलते हैं, वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का ही रिजल्ट है। जो माइक्रो प्रोसेसर जिसको सीपीयू बोलते हैं वो कुछ इस तरह से जो चिप है वो नजर आती है। जो नीचे आपको इधर पीसी नजर आ रहा है, ये IBM की तरफ से फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर तैयार किया गया था, जिसको डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज AI, राइट द एरियाज विच आर इंक्लूडेड इन AI, कि AI क्या है और इसके किस किस फील्ड में यूज होता है। AI is a branch of computer science. It is derived from two words, से दो शब्दों से बनना, artificial and intelligence, where artificial means made by human being, जिसने हमने तैयार किए, and intelligence is the capacity of mind to understand principles और facts, जैसे हमारे माइंड होता है जिससे हम किसी चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर अगर आपका कंप्यूटर हमारी तरह सोच सकता है तो दैट इज इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया कि जो काम हम कर सकते हैं उसी के साथ जो डाटा कंप्यूटर में फीड कर दिया जाए उसी अकॉर्डिंगली अगर कंप्यूटर काम कर रहा है, दैट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं एरियाज ऑफ AI की, AI कहाँ कहाँ पे यूज होता है।
नंबर 1 रोबोटिक्स, कि इसका प्रयोग रोबोट्स बनाने के लिए होता है। रोबोट्स आपने मूवीज में देखा होगा। गेम प्लेइंग, कंप्यूटर में आप कई बार गेम्स खेलते हो, जैसे चेस प्लेइंग गेम है, कंप्यूटर चेस खेलते हैं, दैट इज आल्सो रिजल्ट ऑफ एआई। एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम में क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर की मदद से अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम में कोई एक नॉलेजेबल पर्सन है, उसकी जितनी भी नॉलेज है वो कंप्यूटर में नॉलेज बेस में स्टोर कर दी जाती है। उसके बाद यूजर ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यूजर क्वेश्चन पूछ के अपनी जो क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 4 वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन का मतलब है कि हम, आपने मोबाइल में देखा होगा, हम बोलते हैं साथ साथ टाइप हो जाता है, दैट इज आल्सो रिजल्ट ऑफ एआई। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। की फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है उनकी एग्जांपल बताओ। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर एज फॉलोइंग। नंबर 1 ENIAC, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसका जो प्रयोग था वो 1943 से 1946 में होता था। ये यूएसए के साइंटिस्ट की तरफ से तैयार किया गया था। ये उनकी जो आर्मी थी, मिलिट्री थी, उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के तैयार किया गया था। नंबर 2 EDVAC, तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका जो टाइम पीरियड था दैट वाज 1946 टू 1952। नंबर 3 EDSAC, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका जो टाइम पीरियड था दैट वाज 1947 टू 1949। नेक्स्ट फोर्थ है UNIVAC1, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1951 में इसको तैयार किया गया था। इसके बाद एक कंप्यूटर आया था जिसका नाम है IBM 701, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। जो IBM है ये मशीन 1952 में तैयार की गई थी, बट अब तो इनका स्वरूप बदल चुका है। A group of dash bits is called byte। ऑप्शन है 8, 16, 32 या 64। मीन्स कि कितने बिट्स के कॉम्बिनेशन को जो ग्रुप को बाइट बोलते हैं, तो इसका सही आंसर है 8। बिट बाइट्स ये टर्म कंप्यूटर में यूज होती है मेमोरी को मेजर करने के लिए। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है दैट इज बिट। बिट का मतलब 0 या 1। जब 8 बिट्स को इकट्ठा कर देते हैं तो उसका क्या बन जाता है, बाइट। नंबर 2 ए बिट और ए बाइनरी डिजिट may be represented by logical dash and dash। इसके ऑप्शंस है 0,1, 0,0, 1,2 या 2,2। तो इसका सही आंसर है 0,1। मींस बिट या बाइनरी डिजिट को हम कंप्यूटर में लॉजिकली 0 या 1 से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से दो चीजें होती हैं, 0 और 1। 0 का मतलब एब्सेंस ऑफ सिग्नल और 1 का मतलब प्रेजेंस ऑफ सिग्नल। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। और जो कह सकते हैं कि हमारी डिजिटल डिवाइस होती है वो 0 1 की फॉर्म ही डाटा एक्सेप्ट करती है। तो मीन्स कि कंप्यूटर हम जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं हम अपनी फॉर्म में, चाहे इंग्लिश में दे रही है, किसी भी फॉर्म में दे रही है, बट वो बाद में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, 0 1 की फॉर्म में। नंबर 3 रैम स्टैंड्स फॉर, कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके ऑप्शंस है रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम है ये कुछ इस तरह दिखाई देती है, आपको सबसे नीचे फोटो दिखाई दे रही है। तो रैम के बारे में बताना चाहूंगा कि रैम कंप्यूटर की एक टेम्परेरी मेमोरी है जो डाटा को टेम्परेली स्टोर करती है। इसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं रैम को। वोलेटाइल का मतलब है कि जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा, कंटेंट रहेगा, जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन हो गया या बंद हो गया, जो कंटेंट है वो वाश हो जाएगा। रैम सिर्फ कंप्यूटर में नहीं होती, मोबाइल में भी रैम होती है। आप कई बार मोबाइल लेने जाते हो, वो आपको बोलता है कि इसकी 4 GB रैम है। तो रैम मतलब जो डाटा को टेम्परेली स्टोर करती है, और जो मोबाइल या कंप्यूटर की स्पीड है वो रैम पे काफी डिपेंड करती है।
नेक्स्ट है फोर्थ रोम, कि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, जो रोम स्टैंड्स फॉर डैश। तो इसके ऑप्शन है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है रीड ओनली मेमोरी। जो रोम है जो एक चिप होती है जो इस तरह से नजर आती है। तो हम कह सकते हैं कि रोम क्या है, कि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर कर दिया जाता है वो परमानेंट रहता है। इसमें हम ना ही नया कंटेंट डाल सकते हैं, बट पुराना कंटेंट है उसे रीड कर सकते हैं। इसमें एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप। वो क्या करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के काम आता है। बाकी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 5, ईच ट्रैक ऑफ ए डिस्क इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल पोर्शंस नाउन एज डैश। तो इसके ऑप्शन है सेक्टर्स, एरिया, सेल या टेप। तो इसका सही आंसर है सेक्टर्स। तो जी आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम कंप्यूटर में कोई डिस्क यूज करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। जब हम कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हैं तो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। इसके अलावा पहले फ्लॉपी यूज होती थी, वो भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज होती थी। जब हम किसी भी डिस्क को, चाहे हार्ड डिस्क है या फ्लॉपी डिस्क है, उसको जब कंप्यूटर में यूज करते हैं तो उसमें गोल गोल राउंड सर्कल्स बनते हैं जिनको बोलते हैं ट्रैक्स। वही ट्रैक्स जब सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं तो उनको बोलते हैं सेक्टर्स। ये आपको जो गोल गोल रिंग्स नजर आ रहे हैं, दीज आर ट्रैक्स। ये इनविजिबल होते हैं, बट इनका काम क्या है, डाटा को स्टोर करते हैं। इन्हीं ट्रैक्स को जब हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, सेक्टर। नेक्स्ट है फुल फॉर्म्स। नंबर 1, एमबी की फुल फॉर्म। एमबी स्टैंड फॉर मेगा बाइट। एमबी आपने वर्ड सुना होगा। जैसे आपने फ्लॉपी डिस्क के नीचे पिक्चर नजर आ रही है, फ्लॉपी डिस्क का जो साइज है वो क्या है, 1.44 MB। आजकल तो फ्लॉपी यूज नहीं होती, बट जब यूज होती थी तो इसकी कैपेसिटी बड़ी कम होती थी। कितना होता है, 1.44 MB इतना डाटा आ सकता था। उस टाइम डाटा लोगों का कम होता था, बट आजकल ऑडियो वीडियो पिक्चर की साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए फ्लॉपी अब ऑब्सोल्यूट हो चुकी है। आपने सीडी देखी होगी कभी, सीडी के ऊपर कभी देखना लिखा होता है 700 MB। इस सीडी के अंदर हम 700 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं, या 80 मिनट का डाटा स्टोर कर सकते हैं। नंबर 2, जीबी। जीबी वर्ड आपने सुना होगा, गीगाबाइट। कि जब आप केवल मेमोरी कार्ड लेने जाते हो तो मेमोरी कार्ड को लिखा होता है 8 GB, 16 GB, 32 GB या 64 GB। मीन्स की जीबी का मतलब कि कितनी उसकी कैपेसिटी है डाटा स्टोर करने की। इससे ज्यादा आप डीवीडी का भी देखना, डीवीडी के ऊपर जो साइज है वो लिखा था 4.7 GB। मीन्स की जो सीडी और डीवीडी दिखने में एक जैसे हैं, बट फर्क क्या है, डाटा स्टोरेज में। नंबर 3 है एस रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम। ये स्टैटिक रैम क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कह सकते हैं कि जो हमारी रैम है उसी की एक ये टाइप है। रैम दो तरह की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक रैम जो है ये फ्लिप फ्लॉप की बनी होती है। फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कुछ बिट्स डाटा स्टोर कर सकता है। और जो डायनामिक रैम है उसमें कैपेसिटर लगे होते हैं। उसके बारे में जब मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताता हूँ। नंबर 4, प्रोम की फुल फॉर्म। जो प्रोम है ये रोम की एक कैटेगरी है। तो प्रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नंबर 5 है आईआर। आईआर का मतलब है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। रजिस्टर के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे जो रजिस्टर्स हैं ये सीपीयू के अंदर होते हैं जो डाटा को टेम्परेली स्टोर करते हैं। बट रजिस्टर में क्या होता है, हम कुछ बिट्स तक ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। कुछ रजिस्टर जो हैं वो 8 बिट डाटा स्टोर करते हैं, कुछ 16 बिट स्टोर करते हैं। तो आईआर का मतलब हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। कि मेमोरी हमारे ब्रेन की तरह होता है, हमारे दिमाग की तरह। कि हम कुछ भी याद करते हैं हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। उसी तरह कंप्यूटर में कुछ स्टोर करना हो तो वो कहाँ जाएगा, मेमोरी में। मेमोरी इज अ स्टोरेज एरिया दैट यूज टू स्टोर डाटा और इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर। कि मेमोरी एक स्टोरेज एरिया है कंप्यूटर में जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। इट कैन स्टोर डाटा टेम्परेरली और परमानेंटली। मेमोरी के अंदर डाटा टेम्परेली परमानेंट दोनों तरीके से सेव हो सकता है। अगर हम रैम में काम कर रहे हैं तो टेम्परेली स्टोर हो रहा है। अगर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में काम कर रहे हैं, जैसे हार्ड डिस्क पे सेव कर रहे हैं, पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में, सीडी में, डीवीडी में, तो वो परमानेंटली है। मेमोरी टू टाइप्स। मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी।
प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है जैसे रैम और रोम। बाकी नीचे ये आपको सबसे नीचे दिखाई दे रही है, ये रैम है, ये रोम चिप है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, देन फ्लॉपी है, सीडी है, हार्ड डिस्क है। ये हमारे क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी कितने तरह की होती है। मेमोरी ऑफ टू टाइप्स, की मेमोरी दो तरह की होती है। नंबर 1, प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में दो तरह की मेमोरी आ जाती है, एक आ जाती है रैम, एक रोम। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, और रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के अंदर हम डाटा को पढ़ भी सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जबकि रोम के अंदर डाटा रीड कर सकते हैं बट बदल नहीं सकते। नंबर 2, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसके अंदर हम डाटा परमानेंटली सेव करते हैं, और ये मेमोरी पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल मतलब जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ये नीचे एक डायग्राम आपको नजर आ रहा है, मैंने बताया कि मेमोरी दो तरह की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में दो आ गए, रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में आ गया हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम और डीवीडी वगैरह। और पेन ड्राइव की बात हम कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, की प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, कि प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। इसको इंटरनल मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। और मेन मेमोरी क्योंकि इसके बिना सीपीयू काम नहीं कर सकता। प्राइमरी मेमोरी असेस्ड डायरेक्टली बाय सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट प्राइमरी मेमोरी, अगर हमारे कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी नहीं है, कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। प्राइमरी मेमोरी दो होती है, रैम और रोम। अगर हमारे कंप्यूटर में पेन ड्राइव नहीं है, मेमोरी कार्ड नहीं है, कंप्यूटर काम कर सकता है। बट अगर हमारे कंप्यूटर में रैम रोम नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो ये दो तरह की होती है, रैम और रोम। ये नीचे पिक्चर नजर आ रही है जो लेफ्ट साइड पे है, ये रैम की पिक्चर है, ये रोम की है। रैम क्या करती है, डाटा को टेम्परेली स्टोर करती है। और रोम एक प्रोग्राम होता है रोम में, जो क्या करता है, कंप्यूटर को ऑन करने के काम आता है। मीन्स कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो, सीधा सिग्नल रोम के पास जाता है। इसमें एक प्रोग्राम होता है जो उसको आगे रन करता है। बाकी आगे डिटेल में जब मैं रोम वाला क्वेश्चन पढ़ाता हूँ दोबारा बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रोम, ये रोम कितने तरह की होती है। रोम इज 4 टाइप्स। रीड ओनली मेमोरी 4 तरह की होती है। नंबर 1, एम रोम। एम रोम का मतलब मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जब रोम की चिप तैयार की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, उसी टाइम पे इसके अंदर डाटा डाला जा सकता है, बाद में इसकी प्रोग्रामिंग चेंज नहीं की जा सकती। मतलब जब चिप तैयार की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है रोम, उसी टाइम पे इसके अंदर जो डाटा है राइट किया जा सकता है। नंबर 2, प्रोम। प्रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, द डाटा इज रिटन आफ्टर द मेमोरी चिप हैज बीन क्रिएटेड। जब चिप बन जाती है उसके बाद इसके अंदर जो डाटा है वो राइट किया जा सकता है। नंबर 3, ईपी रोम। ईपी रोम की फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी के अंदर, इस रोम के अंदर अगर डाटा बदलना है तो उसके लिए हाई इंटेंसिटी जो अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनको यूवी रेज बोलते हैं, उनको पास करके जो कंटेंट है वो चेंज किया जा सकता है। नंबर 4, डबल ईपी रोम। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में भी अगर कंटेंट को चेंज कर रहे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक रेज हैं या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं उनको पास करके प्रोग्रामिंग चेंज की जा सकती है।